क्या दोस्त धोखा दे सकता है? दे सकता है, बुरा दोस्त। लेकिन दोस्त धोखा कैसे दे सकता है? क्या वो दोस्त दोस्त है या नहीं? कम से कम इस रिश्ते में बुरा तो अप्लाई नहीं होता। क्या दोस्त किसी को धोखा दे सकता, लेकिन दोस्त बुरा कैसे हो सकता है? या दोस्त दोस्त होता है या नहीं? अ डायलॉग विच चेंज माई लाइफ, और ये डायलॉग जो है 2010 के एक मशहूर ड्रामे का डायलॉग है, एंड आज हम उसी ड्रामे के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। आप देख रहे हैं डिटेल रिव्यू, और आज हम डिटेल रिव्यू करेंगे 2010 के एक मशहूर ड्रामे का जिसका नाम है दाम। जी हाँ, अब हम बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद और बहुत ज़्यादा यू कैन से लोगों की फरमाइश के बाद हमने फाइनली ये एक सिलसिला स्टार्ट कर दिया है जिसमें हम रिव्यू करेंगे पुराने पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में, और ख़ासकर हम उन ड्रामों की बात करेंगे जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। और हमेशा की तरह जैसे आपको पता है डिटेल रिव्यू में मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। जी अस्सलाम वालेकुम। आप आ गए। जी मेरी एंट्री हो गई है। जी मून, क्या करने वाले हैं आज हम? क्योंकि इधर हम बहुत ज़्यादा वो वाली बातें इधर नहीं उधर कर नहीं जा सकते। हाँ। आज हम दाम पे ही आएंगे। दाम एक्चुअली क्या होता है? दाम कीमत को कहते हैं, जी। किसी चीज़ को दे के कोई चीज़ ली जाए। हाँ। तो इस ड्रामे ने बहुत सारे असबाक दिए जी। कि किस चीज़ की कीमत कैसे अदा की जाती है, और सारी ज़िंदगी आप कुछ करते रहें और उसका एक कीमत ऐसी चुकानी पड़ती है जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी आप जो है वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते हो। हाँ। तो बेसिकली ये कहानी है दाम की। हाँ। तो ये करने जा रहे हैं हम, और ये ड्रामा अनडाउटेडली हमारा, मेरा और असलान, बल्कि हम सारे दोस्तों का फेवरेट ड्रामा है। और फेवरेट होने के साथ साथ इट्स अ कंप्लीट ड्रामा जी। in every sense, जी। in storytelling, in writing, in direction, in screenplay, everything जी। very well thought. बहुत कम आजकल इस तरह के ड्रामे बनते हैं, बहुत कम क्या आजकल इस तरह के ड्रामे बनना नापैद हो चुके हैं, क्योंकि ना हमारे पास राइटर उस तरह के रहे हैं जो नॉन कमर्शियल काम करना पसंद करते हैं, ना हमारे पास टीम उस तरह की रही है, ना हमारे पास डायरेक्टर्स भी वही हैं, लेकिन अब काम करने के तरीके जो हैं वो चेंज हो गए हैं। हाँ। ये वो काम करने का तरीका है जिससे हम बड़ी जल्दी कनेक्ट करते थे, जी। जी। जो हमारे दिल के बहुत करीब था। तो उसके बारे में आज हम बात। जी, ड्रामे के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मैं बता देता हूँ। ये ड्रामा आया जी जून 2010 में, और इस ड्रामे की जो डायरेक्टर हैं, मेरी मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर हैं महरीन जब्बार। इस ड्रामे की राइटर हैं उमेरा अहमद, और इस ड्रामे की कास्ट में बेशुमार नाम है, फ्रॉम सपोर्टिंग कास्ट, फ्रॉम कैमियोज, और मेन लीड में भी हमें कभी कभी हम खुद भी धोखा खा जाते हैं कि मेन लीड में सिर्फ हमारे 3 मेजर जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं वो नहीं हैं। और भी काफ़ी लोग बहुत सारे कम सीन्स में भी मेन का किरदार अदा कर रहे हैं। जी। तो कास्ट के बारे में बताएंगे जी। मून क्या कहेंगे आप? इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं सनम बलोच जो प्ले कर रही हैं ज़ारा जी, अदील हुसैन जो प्ले कर रहे हैं जुनैद, आमना शेख जो प्ले कर रही हैं मलिहा, सनम सईद जो प्ले कर रही हैं फिजा, निमरा बुच्चा जो प्ले कर रही हैं अस्मा या सीमी आपी। हाँ, आसमा। उसके उसके अलावा मोहम्मद अहमद प्ले कर रहे हैं मलिहा के फादर। जी हाँ। उसके बाद कुछ नाम मैंने आपको बताए थे एक्टर्स के। जी। इसके अलावा हमें नजर आई लुबना असलम, जो कि बेसिकली हैं मलिहा, अस्मा, और जो है हमारी अस्मा, ज़ारा और जो है जमाल और मानो एंड जमाल, उनकी मदर प्ले कर रही हैं। और इसके अलावा उनके फादर जो प्ले कर रहे हैं उनका नाम है शाहिद नकवी। और इसके अलावा जो इनकी जो एक बहन है, एक उनका नाम है परी हाशमी। और इसके अलावा इसमें जो मलिहा की मदर प्ले कर रही हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है, उनका नाम है परवीन मलिक। इसके अलावा हमें बहुत छोटे छोटे कैमियोज नजर आते हैं जिनमें नाम है मोहिब मिर्ज़ा का, आयशा खान का, इजाज़ असलम का, हुमायूं सईद का, असवर रहमान एंड महरीन जब्बार खुद, और मिर्ज़ा गोहर रशीद। यस, वो बिल्कुल एंड में आते हैं। जी। जमाल का क्या नाम है? वो जमाल का नाम मोहम्मद यासिर। जी। ये है इस ड्रामे की कास्ट। इस ड्रामे के पिलर्स, इस ड्रामे के सभी पिलर्स हैं। मैं तो कहता हूँ कैमियोज भी पिलर्स हैं। इन्होंने अपने कैमियोज को बड़े अच्छे से नपे तोले अंदाज में परफॉर्म किया है। जी मून, हम स्टार्ट स्टोरी स्क्रीन प्ले से करें।
Yes. और डायलॉग से करें या एक्टिंग से करें, क्या इसमें या डायरेक्शन से करें, कौन सा डिपार्टमेंट है जो आगे निकलता हुआ नजर आता है? सारे ही। या राइटिंग पे? सारे एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सारे ही एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट। मेरे ख्याल में स्टोरी से हम शुरू करते हैं। हाँ, स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स मेरे ख्याल में। स्टोरी का क्रक्स बताना जरूरी है। हाँ, मेरा ख्याल है। चले थोड़ा सा हम बता देते हैं। बेसिकली एक मेडिकल स्टूडेंट्स हैं दो, मलिहा एंड ज़ारा, और बड़ी पक्की फ्रेंड्स हैं। मलिहा के भाई जो हैं वो भी एक डॉक्टर हैं, और उनके मलिहा के पेरेंट्स भी जो हैं वो भी डॉक्टर हैं। ज़ारा और मलिहा जो कि एक पहला सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाते हैं कि एक डिबेट कोई कंपटीशन है, उसमें हिस्सा ले रही हैं, और इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। हमेशा की तरह ये दिखाया जाता है कि ज़ारा फर्स्ट आती है और मलिहा सेकंड आती है। और इसके अलावा इन दो सहेलियों की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग दिखाई गई है, और एक छोटा सा एक दिखाया गया है कि जहाँ पे मलिहा थोड़े से एक इजहार करती है कि मैं जीतना चाहती हूँ तुमसे, बट मज़ा तब आएगा, वो कहती है कि मैं तुम्हें स्पीच लिख के देती हूँ, कहती है मज़ा तब आएगा जब लिखूंगी भी मैं खुद। मज़ा तो तब आएगा जब तुम मुकाबले में हिस्सा लोगी और मैं जीतूंगी, और तुम बुरी स्पीच भी ना दे, तुम भी अच्छी स्पीच दो। हाँ। लेकिन फिर भी मैं जीतूं। हाँ। तुम चाहती हो मैं बुरी स्पीच करूं? नहीं, अच्छी स्पीच देकर हार। और यही दिखाया गया इन ओवरऑल ड्रामा कि जब ये पूरा 18 एक साथ जब खत्म होती हैं और फिर ये तो मलिहा यही कहती है। और जी इसके अलावा फिर ये होता ये है कि जुनेद से प्यार हो जाता है ज़ारा को, और जुनेद को भी प्यार हो जाता है ज़ारा से। और इसके अलावा जब हम उनके घरों की बात करते हैं, दोनों की सेपरेट घर की, तो जो मलिहा है उसके एक अदद भाई है जो कि है जुनेद, उनके पेरेंट्स हैं मोहम्मद अहमद। हाँ। और वो सब बड़े लविंग से फैमिली है, बड़ी क्यूट फैमिली है। और उनकी एक फुप्पो हैं जो कि सिंगल मदर हैं। हाँ। दो बच्चों की जो कि हैं फिजा एंड जिब्रान। इसके अलावा फिजा जो है वो दिखाई गई है, फिजा जो है वो प्ले कर रही है सनम सईद। हाँ। और ये उनका डेब्यू है। यस। और इसके यकीन नहीं आता। हाँ ये यकीन नहीं आता। ठीक है। और वो बड़ा ट्रबल्ड एक चाइल्ड है, और वो असल में अपनी सिंगल मदर के तले पली बड़ी है। और वो मदर ऐसी मदर है कि जो उनको हमेशा ये बावर करवाती रहती है कि मर्द हमेशा गलत होते हैं। हाँ। मर्द बुरे होते हैं, मर्द जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, मर्द जो है वो एक औरत के साथ टिक के नहीं बैठते। तो उनकी अपब्रिंगिंग जो है ना, हाँ, वो इस पैटर्न पे हुई है। और आगे दिखाते हैं कि इनकी बहू बन के जाती हैं मलिहा। और जब मलिहा को पता चलता है कि जुनेद और ज़ारा का चक्कर है, तो मलिहा जो है वो कतराना स्टार्ट कर देती है और फिजा के इन्फ्लुएंस में आ जाती है। बात नहीं करी तो फिर मिलना भी छोड़ दो, आहिस्ता आहिस्ता वो भी छोड़ दो, ठीक है। और उस घर की तरफ जाएं तो उधर एक अलग ही उधर दुनिया सबसे है। प्यारी दुनिया है। उधर जो है बेसिकली एक फादर हैं इनके ज़ारा वगैरह के, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करते। कमाई का ताना मत देना मुझे, मैं तेरे भाई का नहीं खाता हूँ। हाँ, तू अपना खा रहा है, तू खुद निकम्मे हैं। और उनकी एक बहन है अस्मा, जिन्होंने इनको पाला पोसा है। नहीं जता रही हूँ, आपका घर चलाती हूँ, आपके बच्चे पालती हूँ। और वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं अपनी लाइफ से। और उनकी शादी की उम्र गुजर चुकी है, भाई और बार-बार लोग ठुकरा के जाते हैं। रिश्ता करने आते हैं उनकी बड़ी एज की वजह से। अजीब नजरों और सवालों का सामना करने के बाद इतनी बार रिजेक्ट होती तुम तो क्या। और वो ऑफिस में काम कर रही हैं जहाँ पे उनको हरेसमेंट का भी सामना है कि मैं दिल की बात तुम्हारे अलावा किसी से नहीं कर सकता, तुम समझती हो ना। और इसके अलावा भाई हैं जो कि एक एक्टर बनना चाहते हैं। हर बात हैरान करती है। और एक मेंटली चैलेंज्ड बहन है जिसका नाम है मानो। उनका एक तोता भी है। मैं पागल नहीं हूँ, मिट्टू से पूछ लें। और उधर जो एक और कैरेक्टर जो मेरा बड़ा फेवरेट है, मिट्टू उसका नाम है बाय द वे, तोते का। और उधर जो है इनकी एक मामू है। उधर अगर एक फुप्पो है तो इधर एक मामू है जो कि बेसिकली बरोज सब्जवारी प्ले कर रहे हैं। एंड आई फेल्ट कि बरोज सब्जवारी इज वेरी यू कैन से, ये हम एक्टिंग में बात करें या यही कर लें? यही कर लेते हैं। उनकी लाइफ का बेस्ट काम है। ही इज वेरी लकी कि पाकिस्तान के हम 10-15 कोई अच्छे ड्रामे निकालें जिनमें आई कंसीडर दाम एज वेल, हम सफर, तन्हाइयाँ, इन सब में बरोज सब्जवारी है। ही इज सो लकी कि आपका नाम पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्रामों में ऐड किया गया है। और इधर मुझे ऐसा फील होता है कि
अपार्ट फ्रॉम वो प्राचा वाला सारा उनका फैंडम, इनके करियर का बेस्ट वर्क मुझे आज तक कबाचा सॉरी मैंने क्या बोला प्राचा कबाचा सॉरी इनके करियर का बेस्ट वर्क इज दिस मामू। यस 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 जो उन्होंने बड़ा एक बड़े प्यारे तरीके से किया है। और बेसिकली ऐसे मामू हैं जो कि खुदगर्ज हैं। हाँ। और हर एक को अपना मसला बड़ा लगता है। ये इसी ड्रामे का एक डायलॉग है और इसमें हम देखें कि उनको ऐसा लगता है कि उनके मसले बहुत बड़े हैं और उनकी बहन के नहीं है। हाँ। सो ये स्टोरी है ओवरऑल और ज़्यादा हम नहीं बता सकते क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट वो हम फिर जब डिस्कशन करेंगे ना। हाँ, जब तो हम चीजें आती जाएंगी। क्योंकि मैं अगर स्टोरी सारी खोल के बताना शुरू कर दूं तो वो तो फिर ज़रा जिस तरह राइटर ने लिखा है, जिस तरह डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया है, तो मैं तो नाचीज हूँ। नहीं, हम तो बहुत इस मामले जस्टिफाई करूँ नहीं हाँ। कर जी मून स्टोरी मैंने कुछ मेजर प्लॉट बता दिए, क्या कहेंगे आप स्टोरी के हवाले से? स्टोरी में अगर हम बात करें तो स्टोरी मुझे लगता है कि बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नई हो के भी पुरानी है। मतलब एक रिलेशनशिप की जंग है जो सदियों से चलती आ रही है। बहन भाई की हो जाए, दोस्तों की हो जाए, कपल्स की हो जाए, किसी भी रिलेशन की जो लड़ाइयाँ हैं, जो जंगें हैं, जो चीज़ें हैं वो सारी पुरानी हैं, लेकिन उसको दिखाने का अंदाज बड़ा नया है। हमने आज तक अभी 2010 में ये ड्रामा आया था, 2023 हो गया है, 13 साल गुजर गए। 13 साल में मेरे ख्याल में कोई मिलता जुलता ड्रामा भी नहीं बना। ट्रू। हम बेसिकली ड्रामे में बात जो आपने डायलॉग अभी ओपनिंग में दिया कि क्या दोस्त किसी को धोखा दे सकता है और दोस्ती की बात, तो दोस्ती के ऊपर हमने कोई ड्रामा नहीं देखा। ऐसा नहीं बना। और दोस्ती के जो ट्रू मीनिंग्स होते हैं ये मुझे मैं स्टार्ट में मैंने बोला कि जो 4 लाइनों में मुझे समझा दिया। एक दिन बैठे बैठे ये डायलॉग चला और मुझे एक धचका लगा। उसमें जिंदगियां लगती हैं आपको कि दोस्त तो धोखा नहीं दे सकता। बुरा इस रिलेशनशिप में अप्लाई वो तो फिर आपका दोस्त ही नहीं है ना जो धोखा दे गया। वो तो दोस्त है ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली वेरी न्यू स्टोरी आज के ज़माने में भी, और वेरी क्लासिक स्टोरी ऐसी है कि जिस पे आज भी ड्रामा बनाया जा सकता है, जिस पे हम आज भी ढेरों ढेर बहस किए जा सकते हैं कि एक इंसान है जो दोस्ती के लिए एहसानात कर रहा है। मलिहा की बात कर रहा हूँ। ऐसे एहसानात कर रहा है कि अपनी चीज़ें भी उसको दे रहा है और अगर पार्टी ज़ारा दे रही है तो उसके पैसे मलिहा ही दे रही है। कुछ भी हो रहा है तो मलिहा हर चीज़ को टेक केयर कर रही है बिकॉज शी ऑलवेज सेज कि मेरे और ज़ारा के बीच कोई सीक्रेट्स नहीं है और मेरे दरमियान कोई सीक्रेट्स नहीं होते, सब कुछ बताती है मुझे। और वो बार बार इस चीज को वो बार बार एस्टेब्लिश करवाती है ड्रामे में। पहली 6 एपिसोड्स में ये वाला ब्रेकडाउन भी आप बताइएगा ना कि 6 एपिसोड में कैसे ड्रामे को मैं अभी स्टोरी पे आ जाता हूँ ना, तो फिर स्क्रीन प्ले पे जब जाएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कितनी प्यारी बात है कि एक है जो आपकी ढाल बनी हुई है। एक तो उसकी ढाल उसकी बड़ी बहन है ना, एक ढाल ये भी है। बड़ी बहन आसमा। ओके। लेकिन एक ढाल ये भी है जो हर जगह पे आपको सपोर्ट कर रही है, हर जगह पे आपको दे रही है। अब वो इंसान एक्सपेक्टेशन होती है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत अप हो गई है कि यार मैं उसको जॉब दिलवा रही हूँ अपने बाप के ऑफिस में। मैं उसको हर चीज कर रही हूँ तो मैं उसका एहसास कर रही हूँ। तो वो मुझे कैसे बिट्रे कर सकती है बेसिकली। तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? इतने फेवर्स देने के बावजूद तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे? बेसिकली बिट्रेल की स्टोरी है। मैं इसको बिट्रेल ही कहूँगा। लोग कहते हैं कि बिट्रेल नहीं है, बट फॉर मी इट्स अ बिट्रेल। कि आप एक इंसान है जिसके आप पे इतने एहसानात हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी मलिहा तो भाई अपने एहसानात का बदला चाहती है। नहीं, बदला नहीं चाहती है। इट्स अ ह्यूमन थिंग, इट्स अ ह्यूमन थिंग। आपकी फ्रेंडशिप है, आपने दिल से किसी के साथ प्यार किया है तो फिर अगला बंदा भी दिल से ही आपके साथ हो ना। तो वो क्यों आपसे कोई चीज़ हाइड करे? तो एक ये है कि एक एहसानात के एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं और कैसे उसको नलिफाई किया जाता है, कैसे उसको ख़त्म किया जाता है। तो बेसिकली वो स्टोरी है। अगर हम ये देखा जाए एक इस नज़र से, फ्रेंडशिप की नज़र से देखें तो ये स्टोरी है। अगर हम जैसे आपने एक दफ़ा एक्सप्लेन किया था कि बहन भाइयों की स्टोरी है, मेरे नज़दीक जो है दिस ड्रामा इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स ऑफ जो ब्रदरहुड नहीं सिस्टर ब्रदर बॉन्ड जो है। आप कोई भी सब प्लॉट उठा के देखिए, इसमें बहुत सारे सब प्लॉट है बाय द वे, जितने भी हमने कैरेक्टर्स के नाम लिए सबके खूबसूरत से सब प्लॉट्स हैं। उधर हर जगह पे जो चीज़ फोकस रहती है वो बहन भाई का रिश्ता है, और बहन भाई के रिश्ते में फिर आप जो कुर्बानियाँ देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटैगनिस्ट की बात करते हैं सभी की, जैसे ज़ारा है, ज़ारा के लिए कुर्बानी दी आसमा ने, और वो जो आसमा जिस तरह से कुर्बानी देती है उसका हम खुल के आगे डायलॉग्स जब होंगे मैं डिस्कस करूँगा कुछ चीज़ें।
जो बड़ी मेरे लिए हाईलाइटिंग है। बिल्कुल फिर आप उधर जाते हैं मलिहा और जुनैद बहन भाई की एक अगेन कुर्बानी और एक जो एक रिलेशनशिप है। फिर इतना जब क्यूट उनकी भी आपस में केमिस्ट्री है ना बहन और भाई की, कि वो भी बचपन से, क्योंकि उसका और कोई भाई नहीं है, उसकी और कोई बहन नहीं है, दोनों एक दूसरे के इकलौते बहन भाई है और उन्होंने लाइफ ऐसे गुजारी। फिर आप इसी जनरेशन में थोड़ा इधर उधर और जाएं तो आपको नजर आएगा फिजा की अपने भाई के साथ किस तरह से बॉन्डिंग है और किस तरह से इस तरह का एक बहन भाइयों का रिलेशनशिप जो एक दूसरे को डिक्टेट कर रहा है या एक दूसरे मतलब उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक दूसरे की कमियों को भी एक्चुअली वो कर रहे हैं। फिर उधर आप देखते हैं मानो की एक जो सिस्टरहुड है विद ज़ारा, जिस तरह उन्होंने दिखाया कि मेंटली चैलेंज्ड को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए और किस तरह से हालात तो वाकयात को देखते हुए, वो एक आपको एक एहसास पैदा होता है। फिर आप जमाल का देखते हो, वो अपनी बहनों को लेके कितना कंसर्न है। अब आप आ जाए पिछली जनरेशन में, एक टियर ऊपर चले जाएं तो आपको नजर आएगी लुबना जो हैं बेसिकली लुबना असलम जो करेक्टर प्ले कर रही हैं, उनका अपने भाई के साथ कितना टॉक्सिक सा एक बहन भाइयों जैसा वो भाई ऐसा है कि वो और रिलेशनशिप है, ठीक है। हर बात में वो भाई भाई कहती है और भाई हमेशा अपनी बहन को जो है वो धोखा दे जाता है जी। और फिर एक बहन भाई आपको मोहम्मद अहमद और उनकी बहन नजर आएंगी फिजा की माँ जी, जिन्होंने एक सिंगल मदर का करेक्टर प्ले किया और किस तरह से वो अपने भाई को, उनकी क्या कम्प्लेक्सिटीज हैं अपने भाई को लेके चल रही हैं। बिल्कुल। सो दिस इज ऑल अबाउट बहन भाई का एक ऐसा बॉन्ड, बहन भाइयों के डिफरेंट बॉन्ड्स जो कि हम देखते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर जो हमारे ऊपर एक मेन प्लॉट है जो हमारा, जो पॉइंट आता है आप उस पे किस तरह से कुर्बानी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप देखें अस्मा की शादी होती है और अब्बू जो है वो पकड़े गए हैं जी, पुलिस ने ले गई है जी, हिदायत को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? अस्मा को अपनी कुर्बानी मतलब जो उसने दी है, एक एक्सपेक्टेशन अस्मा की भी है, बिल्कुल उसको उसकी कीमत चाहिए। और वो कुर्बानी ज़ारा को इतनी बड़ी लगती है कि वो अपने प्यार को कुर्बान कर देती है। जैसे अस्मा ने बचपन में अपना प्यार जो है कुर्बान किया था इन सब बहन भाइयों के लिए। एग्जैक्टली। बहन भाई बहुत छोटे हैं, उनको अभी रिस्क के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। उसने भी तो शादी नहीं ना की थी। एग्जैक्टली, सो वो दैट पॉइंट इज सो ब्यूटीफुल। फिर आप उधर देखें कि वो अपने लिए अपने भाई की कुर्बानी मांगती है, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए कह सकते हैं। तो वो अपना भाई जो है उसको अपने भाई की खुशियां नहीं नजर आती है ना, नहीं नजर आती। उसको लगता है कि मेरा भाई इसके बगैर शायद खुश रह सकेगा। मोहम्मद अहमद अपनी बहन के लिए अपने दोनों बच्चे वहां भी कुर्बान कर देते हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये वाला जो एक पॉइंट था जो मैंने इस दफा ड्रामा देखा एंड आई हैव रियलाइज कि कितना मेजर रोल प्ले करते हैं बहन भाई आपकी लाइफ में, और समटाइम्स हम अपने बहन भाइयों को वो लाइट सा ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, एक सर्टेन एज के बाद बिल्कुल ऐसे ही। शायद हमारा इनिशियल बॉन्ड इतना अच्छा नहीं होता, बट कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस हमारे बहन भाइयों पे डिपेंड है। देखिए ना आप इसमें देखें कि लुबना असलम का जो कैरेक्टर है टिल द लास्ट एपिसोड वो अपने भाई से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी होती हैं कि मेरे भाई तो मेरी बेटी का जहेज देंगे, मेरे भाई तो मेरी बेटी की शादी के खाने का इंतजाम करेंगे, वो मुझे जहेज के लिए रकम देंगे ताकि मैं कुछ खरीदारी शुरू करूं, मेरे भाई तो वो कितने मान से कहती हैं। एंड द मोमेंट जब उनकी उसी भाई की बेटी की शादी होती है और उन्हीं की बेटी के ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता है, आलिया की एक अंगूठी नहीं मिल रही, कहीं वो तुम्हारे पास तो नहीं, और वहां पे जो उनका हार्ट ब्रेक होता है, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीद नहीं टूटती कि भाई साहब करेंगे, भाई साहब करेंगे। अभी हम कैरेक्टर्स पे जाएंगे ना तो एक कैरेक्टर की डीप एनालिसिस करते हैं। वो बड़ा जरूरी है, वो बड़ा जरूरी बहुत मजा आएगा। इवन मैं वही कह रहा हूँ ना, स्पोर्टिंग एक्टर्स भी इसके मेन लीड्स हैं। एंड द कंक्लूजन क्योंकि हम अभी स्टोरी पे बात करें ना, तो स्टोरी में कंक्लूजन भी आ जाएगा ना। वेरी ओपन एंडेड एंड वेरी नॉट अ टिपिकल ड्रामा एंड। टिपिकल ड्रामा एंड होता तो मेरे ख्याल में ज़ारा और जुनैद एंड पे मिल जाते। बट लेकिन वो मिलना नहीं था ना। दाम तो पे कर दिया। दाम तो पे कर दिया। वही बात है ना। मेरे नजदीक ऐसे लगता है इसलिए भी बहुत ज्यादा उधर जुनैद का और ज़ारा का मिलना जरूरी नहीं भी था। ज़ारा पेड द प्राइस, वन,
2 उसको अब वो दोबारा से नहीं, जो अब आपने कभी नोट किया है हमारे यहाँ अक्सर हम कुछ दोस्तियाँ जब छूट जाती हैं और फिर दोबारा से हम पैचअप्स करते हैं, वो वाली खत्म नहीं होती, वो जो एक दरार आई हुई वो होती नहीं है खत्म हो सकती, वो दरार को रखना था। हाँ तो जुनैद और ज़ारा को एंड में नहीं मिलाया हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेसिक तो हमारे पास ज़ारा और मलिहा ही है ना। दैट्स द एक्चुअल रियलिटी। हाँ दैट्स बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, ये रियलिटी है और इसको जिंदा रखना था हमारी राइटर ने। बोलती है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म तो नहीं हुआ, तुम्हारी तो कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है, लेकिन और उसकी जिंदगी में भी नहीं है। वो रेडी हो गया अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए, अपनी बीवी को छोड़ने के लिए, एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ लव ऑफ ज़ारा, लेकिन नहीं वो नहीं करेगा ना, क्योंकि ज़ारा वहाँ पे हट गई। हालांकि ज़ारा एक बंदा जिसको रिफ्यूज़ कर रही है कंटिन्यूसली कितने साल से, हुमायूं सैयद का जो करेक्टर है रिफ्यूज़ कर रही है कितने साल से, लेकिन बाद में उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किस लिए किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि अब जुनैद से मेरी जान छूटे, मैंने यहाँ पे अब नहीं आना, वो क्लोजर, मैं इस दलदल में दोबारा नहीं जाना उसको एक क्लोजर नहीं था ना, वो क्लोजर हो जाता है तो फिर उसके बाद से हाँ फिर वो डिसाइड कर लेते कि यस दिस इज गुड फॉर मी नाउ। एक ये चीज़, दूसरा लिखाई में जब हम स्टोरी की बात करते हैं कि इतने खूबसूरती के साथ कंट्रास्ट में उमैरा अहमद ने 2 घर दिखाए हैं कि एक घर में जब आप वो सीन देखते हैं तो उनकी तकलीफों को आप भी फील करने लग जाते हैं, जिस तरह के घर में वो रहते हैं, ठीक है। और वो जो मुफलसी और वो एक लाचारगी उस घर में है, मैं तो रोने लग जाता हूँ यार। वो पहली एपिसोड का आखिरी सीन ही मुझे लेके बैठ जाता है कि उसको इनाम में मिली हैं किताबें और मेडल्स, और वो किताबें बेचने चले गई है। हाँ ये कुछ किताबें बेचती थी, बिल्कुल नहीं है। जबकि वो किताबें उसके लिए एक रिवार्ड है ना, रिवार्ड है, और आप अपना रिवार्ड बेच रहे हो ताकि आप रोटी खा सके। कितनी बड़ी बेबसी है ये। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टोरी, दिस इज द ब्यूटी। तो बड़ी प्यारी बात है ये। और इसके अलावा एक ये वाली बात मैंने कर दी, क्या वाली जो है फैमिली के कॉन्ट्रास्ट की। अब जब उस घर में आप आते हो तो आपको एक लगता है कि आप कुछ मिसिंग था जो आप उन फैमिलीज में ढूंढते हो, कि एक वो जो एक बॉन्डिंग होती है पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ, वो इतना रिलीफ मिलता है उस घर को देख के। तो ज़ारा की जगह कोई भी होता तो वो कहता कि मैं भी इस परफेक्ट फैमिली का हिस्सा बनना चाहता हूं। और वो ज़ारा ने एंड पे कहा भी कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे दौलत या तुम्हारे पैसे के लिए नहीं आती थी, मैं तो वो चीज़ें ढूंढती थी जो मेरे घर में नहीं है, और मेरे घर में प्यार और वो चीज़ें नहीं है जो यहाँ पे मुझे नजर आती थी। तो वो भी एक वो एक बड़ी खूबसूरती है उमैर अहमद की, वो जो उन्होंने दिखाई है। राइटिंग वाइज इट्स मोर देन परफेक्ट। ड्रामा राइटिंग वाइज इट्स वन ऑफ द बेस्ट वर्क। यस उमैर अहमद बिल्कुल इतनी मैच्योर राइटिंग मैंने उनकी और किसी मैं और होगी मैंने नहीं देखी, एग्जीक्यूट नहीं हुई शायद एग्जीक्यूट उस तरीके से नहीं। बिकॉज हर ड्रामे में देखे कोई ना कोई कैरेक्टर रिग्रेसिव होता है उमैर अहमद के ड्रामों में। चाहे आज का ड्रामा उठा के देख लो आप, चाहे हम कहाँ के सच्चे थे देख लो, जिंदगी गुलजार है उनका मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क है। उसमें भी जो ज़ारून का कैरेक्टर है मुझे लगता है कि वो रिग्रेसिव है, ठीक है, वो परफेक्ट पर्सन नहीं है एक हीरो इमेज के लिए। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने रियलिस्टिक हैं, नॉन रिग्रेसिव हैं और वेरी नेचुरल। उनके सारे रिएक्शंस हैं, हाँ, और एक्शंस दोनों नेचुरल हैं। मैं इधर एक और बात जो है, एक तुम्हारी मेरी एक बहुत लंबी डिबेट है, किसको सपोर्ट करना है, हु इज द मेन प्रोटैगनिस्ट? For me, it's Maliha. Yes. For me, it's Maliha. Maliha is my heroine. हाँ, मलिहा है। मेरे लिए ज़ारा हीरोइन नहीं है। और जबकि वो बेसिकली प्रोटैगनिस्ट नहीं है। हाँ। अब ये उमैर अहमद की खूबसूरती है। अब उमैर अहमद ने लोगों ने समझा कि ज़ारा हीरोइन है। ज़ारा हीरोइन है। लेकिन हमारे लिए मलिहा इज द रियल हीरोइन। क्योंकि दोनों ही ग्रे हैं। वो ग्रे एरिया के अंदर दोनों। तो वो आपने चूज करना है ना कि आप किसके ज्यादा करीब हैं, आप किसके साथ एम्पैथाइज करते हैं। आई ऑलवेज एम्पैथाइज बिकॉज मलिहा ने एपिसोड 1 से ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि मेरी जिंदगी में 2 लोग हैं, एक ज़ारा है, एक जुनैद है। दोनों मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा करीब हैं और दोनों में से कोई सीक्रेट नहीं रखते। कम से कम इन दोनों के दरमियान तो मुझे हर चीज का पता है। 7 साल से मैं जानती हूँ ज़ारा को, और दोनों में से कुछ नहीं छुपाते। और जब आपको दुनिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग आपसे कोई बात छुपाते हैं तो आप क्या करते हो? आपका तो दुनिया से एतबार उठ जाता है ना। आप कहते हो कि दुनिया में तो मेरा कोई है ही नहीं, तो फिर आप इसी तरह के एक्शंस लेते हो। हर एक्शंस वर जस्टिफाइड। सो दैट्स माय क्लोजर फॉर सो मेनी फेक फ्रेंडशिप्स। यस क्या दोस्त मैंने बहुत सारे लोगों को छोड़ा है इसी बात के ऊपर। हाँ, फ्रॉम माय प्रोफेशनल लाइफ टू कॉलेज लाइफ, एवरीथिंग। धोखा क्यों? हाँ, व्हाई? छुपाया क्यों? बिट्रेयल की जरूरत ही नहीं। मतलब मेरे से डर क्या था?
ऐसे ही है, मतलब आपके दिल में चोर था तो आपने छुपाया है ना। हाँ कि मे बी इसका रिएक्शन उस तरह से ना हो, तो अगर आपको इस चीज का डर है तो फिर आप वो कर क्यों रहे हो? हाँ, बट जब हम इसी के कंट्रास्ट में ज़ारा की बात करते हैं तो ज़ारा की जस्टिफिकेशन इज आल्सो वेरी उसकी बिल्कुल वैलिड है, जस्टिफाइड। लेकिन वो हमें आखिरी एपिसोड में जाके बताई गई। वो हमें आखिरी एपिसोड वो कहती है कि तुम फरिश्ता थी। हाँ ये हम डायलॉग्स में बात करेंगे। चले रुक जाओ ना अभी। हम सारा कुछ अभी करिए जा रहे हैं। एक्चुअली वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड। हाँ वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड। ओके जी, ये स्टोरी जो है मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट, 10 on 10, it's 10 on 10, इसमें कोई विदाउट एनी डाउट। जी, कैरेक्टर्स, आई वांट टू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स। मुझे इस ड्रामे में ज्यादा बड़ी चीज जैसे होता है ना, एक स्टोरी होती है फिर कैरेक्टर्स होते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि स्टोरी पीछे है, कैरेक्टर्स बहुत आगे हैं और कैरेक्टर्स अपने दायरे के अंदर रहे हैं, बड़े साइकोलॉजिकली जस्टिफाइड। हाँ। आप ज़ारा को उठा लें, मुझे ज़ारा के कुछ डायलॉग्स, वन लाइनर इतने प्यारे प्यारे डायलॉग्स हैं कि वो डायलॉग्स में बात करना चाहूंगा। हाँ प्लीज करें। अच्छा, वो डायलॉग्स में जाकर करेंगे तो कैरेक्टर के ही डायलॉग होते हैं। ज़ारा है सो मैनी वन लाइनर्स, वेरी डीप, वेरी वेरी और डीप। चार लफ्जों के फिक्रे हैं। जैसे मैं इधर एक मेंशन कर दूं, वो मैंने लिखा हुआ है। नहीं वो नहीं एक नहीं और है, चले। ये बड़ा बोंगा सा है, चले लेकिन आता बड़ा ऐसे ही है। मतलब ज़ारा के सारे डायलॉग ऐसे ही आते हैं, लेकिन आप यूं हो जाते हो कि ये क्या कह गई है ये इस वक्त। कहती है ये क्या है, वो सिम फेंक रही होती है ना, उसकी बहन पूछती है ये क्या है, कहती है माजी है। कहती वो क्या होता है, मानवाजी वो क्या होता है, कहती वो कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता। वो क्या होता है? वो कुछ भी नहीं होता। मेरे पास जो डायलॉग है क्या? वो जब दुकानदार के पास जाती है और दुकानदार कहता है कि मेरे बच्चों को तो जो है वो जब भी आपके पास आते हैं तो वो तो ठीक हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ज़ारा के हाथ में तो बहुत शिफा है, तो कहती बस शिफा ही तो है। हाथ में बड़ी शिफा है। बस शिफा ही है। वेरी डीप कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, मैं खाली हूँ, मेरे पास हाथ में शिफा ही है, मैंने शिफा का क्या करना है। वेरी ब्यूटीफुल। और वो जो डायलॉग की मैं बात कर रहा था, समटाइम्स हम अपने डिसीजंस माजी की वजह से इतने हैवी कर लेते हैं। यस, और वो तो कुछ भी नहीं होता, वो कुछ भी नहीं वो होता। कुछ भी नहीं होता, वो कुछ भी नहीं होता। हाँ, सो हाँ, ज़ारा इज अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर। ज़ारा अच्छा, वैसे हम कैरेक्टर्स की अगर बात करें, बहुत ज्यादा हर कैरेक्टर की में बात नहीं कर सकेंगे, हम तीन कैरेक्टर्स अपने फेवरेट की बात कर लेते हैं। ठीक है। कोशिश करेंगे हमें रिपीट ना हो। हाँ, एक आपने बता दिया, आपने ज़ारा बता दिया, आपने बताया ज़ारा, मैंने ज़ारा बताया, चलेंगे एक आप बता दें। चले। ओके, माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इज आसमा ही है बेसिकली, आपा नहीं है ना। सीमी बाजी, सॉरी। सिमी बाजी is my most favorite character. Is very dark. It makes me cry every time. Every dialogue, And each dialogue. Nimra Bucha Slade. Slayed and nailed and everything. Nailed everything. और वो एक उनकी वो एक्टिंग ऐसी है कि वो आपको आज भी, मतलब आप बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे इस ड्रामे में हमारी कास्ट है जो अभी हमें बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रही, जिसमें अदील हुसैन है, सनम सईद, लेकिन सनम सईद चलो, आमना शेख, सनम बलोच, ठीक है, ये तीनों अब हमें बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे। बट आज भी रेलेवेंट निम्रा बुच्चा क्यों है? क्योंकि वो 2010 में भी कंसिस्टेंट है अपने काम को लेके, और 2022 में कमली में, ठीक है। बाकी वो उनका वो भी आया, मिस मार्वल भी आया, लेकिन जो नेचर अस्मा की है, आप जब ड्रामा देखने बैठते हो तो आपको पता होता है कि अस्मा अब क्या रिएक्ट करने वाली है। अभी वो मामू आएगा तो अस्मा बाहर निकल के आएगी मामू से झगड़ा करने। शायद आपको वो जन्नत मिल जाए जो आप अपनी खुदगर्जी से खो चुके हैं। मुझे या ममानी आएगी तो उसके साथ बहस करने जरूर आएगी। सो वो आप अस्मा के लिए इतना ज्यादा एम्पैथाइज करते हो थ्रू आउट द ड्रामा कि आपको अपनी मेन जो हीरोइन है, हाँ, आप कहते हैं कि ज़ारा खुदा के लिए बेस दे पेंडेंट दे दे उसको, उसकी शादी तो हो बेचारी। हाँ, ठीक है। और कागज पे लिखो कि 50,000 रुपए के बदले में तुमने मुझे ये पेंडेंट दिया। और एक पॉइंट पे वो कहती है कि मुझे ना सफोकेशन होती है अस्मा की इस उससे, वो बोलती है ज़ारा किसी एक पॉइंट पे, मुझे प्रॉपर्ली सीन याद नहीं है। तुम्हारे डिप्रेशन से मेरा दम घुटता था सीमी। एंड वो सफोकेशन फील होती है, वो हमें भी होती है। जिस तरह से उसको ऑफिस में हरास किया जा रहा होता है, आपसे ही कब से बुलाते हैं, जिस तरह से बस स्टॉप पे हरास किया जा रहा होता है, जिस तरह वो एक बूढ़े ऑफिसर के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। ये बस एक रिश्ता है, तुमसे दुगनी उम्र का है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बूढ़ा है वो।
एंड और उसका अपने मामू और अपनी मोमानी के साथ का रिएक्शन, सो ब्यूटीफुल। ऐसे रिश्तेदारों को तो फैंसी देनी चाहिए। बाकी इनकी एक्टिंग के बाद हम एक्टिंग में करेंगे। अभी मैं कैरेक्टर्स तक महदूद हूं, तुमने रियलाइज कर लिया हुआ। जी अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैंने कंफाइंड कैसे रहना है कैरेक्टर्स के साथ, बट मलिहा, सेकंड कैरेक्टर इज मलिहा। मलिहा इज दैट काइंड, दैट अ गिविंग पर्सन, अ वेरी मेहरबान पर्सन, जो अपने किरदार से बाहर नहीं निकली है। किस चीज़ की वजह से, वो एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का सबसे बड़ा बिट्रेयल है, बट शी इज़ ऑलवेज गिविंग। शी इज़ लाइक वो सब कुछ कर रही है ना अपनी दोस्त के लिए। वो अपने बाप के ऑफिस में उसको जॉब भी दिलवा रही है। काम कर लेगी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और सिर्फ वीकेंड पे रख लेना। वो अपने कपड़े भी दे रही है उसको, कपड़े मलिहा ने दिया है, ज़्यादा पहना भी नहीं उसने। गिफ्ट्स भी दे रही है, पार्टी ज़ारा देती है लेकिन पे मलिहा करती है। लेकिन ट्रीट मैंने दिया, बिल तुमने क्यों पे किया? एंड अ वेरी ब्लेसिंग टाइप ऑफ फ्रेंड ना, कि जो आपके लिए, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी की धूप में आपके ऊपर घना साया है। मलिहा जैसी जो दोस्तें होती हैं। एंड देन वी सॉ अ शिफ्ट इन हर कैरेक्टर एंड देन एवरीथिंग इज रूइंड इन हर लाइफ। तो वो बड़ा ब्यूटीफुली जो है वो एक मलिहा जो है वो मेरे लिए बड़ा आइकॉनिक, मलिहा की जर्नी मेरे लिए बड़ी एक आइकॉनिक रही है इस ड्रामे के अंदर। हाँ, मेरा भी बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है मलिहा का। एक चीज़ मुझे मलिहा के कैरेक्टर में बड़ी चीज़ पसंद है, और इसमें हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, जो ब्रदर एंड सिस्टर की केमिस्ट्री है, और इस चीज़ को भी हम मलिहा के कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने में ये चीज़ बड़ी हमें हेल्प करती है। कि अगर आप ड्रामे को शुरू में देखें, शुरू के कोई वो जो 6 किस्तें हैं, जो हमने एक ब्रेक डाउन सा बनाया हुआ है, ठीक है, शुरू की 6 किस्तों में देखें तो उसमें ये चीज़ इस्टेब्लिश कराई गई है कि जुनैद की जो पसंद है, मतलब उसकी जो फेवरेट चीज़ें हैं, या जुनैद के लिए कपड़े हो गए, जुनैद के लिए खाना हो गया, वो मलिहा डिसाइड करती है। I hope he likes these shirts. वो एक जगह कहती भी है, खाना किसने बनाया? मैंने। वो एक जगह शर्टें हो रही होती हैं, ये देखो ये तुम्हारी शर्ट। शर्ट कैसी है? नाइस शर्ट। अच्छी है ना? तो वो इस तरह कैसे एक्सपेक्ट कर लेती कि जब इसकी छोटे डिसीजन इसके लाइफ के मैं ले रही हूँ, तो जब ये कोई पसंद करता है तो उसमें इसने मुझे जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जो है वो उसने मेरे बगैर कर लिया, इंक्लूड नहीं किया। तो शौक है। और ये चीज जस्टिफाई करने के लिए मुझे डायरेक्टर की और राइटर की बड़ी तारीफ करनी है कि उन्होंने वो छोटी छोटी चीजें दिखाई। हाँ जी, खाने बनवाए, और वो जो कपड़े सिलेक्ट करना, और वो जो रातों को बैठ के जागना, तो वो एक बड़ा खूबसूरत। अब वो बार बार उस चीज को एस्टेब्लिश करवाते हैं, जैसे वो बार बार ये भी एस्टेब्लिश करती है कि मेरे और ज़ारा के बीच कोई सीक्रेट नहीं। तो यहाँ पे भी वो बार बार एस्टेब्लिश करते हैं किसी ना किसी तरह से कि जो जुनैद की लाइफ है उसमें मलिहा का बहुत कंट्रीब्यूशन है चीज़ों के अंदर, चॉइसेस के अंदर चीज़ों। हाँ, तो वो बिल्कुल सही है, कोई स्ट्रेस नहीं है। सही बात है, मलिहा की मर्जी के बगैर तो मैं शादी कर ही नहीं सकता। Okay, my next favorite character is मामू जान। यस, हाजी साहब, बहरोज सब्ज़वारी। ये कैरेक्टर जो है, ये वो कैरेक्टर है जिनको आपने अपनी लाइफ से ख़त्म करना है। यस, बहुत सारे हमारे बैगेजेस होते हैं जिनको हमने लेके चलना होता है। ये मामू वाज द बिगेस्ट बैगेज ऑफ दैट फैमिली। कि वो जो मामू का बैगेज है ना, वो ऐसा कैरी करना पड़ रहा है, वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, और वो आपको कुछ दे भी नहीं रहा। वो बस ले रहा है, और तकलीफ दे रहा है, इमोशनल डैमेज कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। और ये एक बड़ा अच्छा, इस मामू को ना हम हमारे माशरे में जितने भी गंदे रिश्तेदार हैं, जितने भी मतलब लाइक नार्सिसिस्ट से हैं लोग, टॉक्सिक जिस तरह से, वो उसने बड़ी खूबसूरती के साथ, उमैरा अहमद ने बड़े स्मूथली लिखा है कि सारी चीजें आ जाएं नेगेटिव। यस, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जगह। अच्छा, बाय द वे, मामू का कैरेक्टर भी कुछ जगहों पे ग्रे हो जाता है, फिर वहां पे मोमानी अपना कैरेक्टर प्ले करती है। ठीक है, सो लिए चले वहां, कोई जरूरत नहीं मिठाई ले जाने की, फजूल का खर्चा। ये भी ध्यान में रखा गया कि इसको फुल नेगेटिव नहीं दिखाना। मामू ने कहा कि मैं उसकी शादी का जहेज दूंगा, उसकी शादी वो मान नहीं कहती है कि ना करो। हाँ, फिर वो कुछ जगह कहती वो हमसे तो कुछ भी नहीं लेते ना, आपको नहीं पता हाजी साहब। तो मोमानी अपना प्रे करती है, मामू ग्रे है। अच्छा, वो एक्टिंग में करेंगे बात कि उन्होंने कैसा किया, बट इट्स वेरी वेल रिटन। हाँ, ठीक है फॉर मी। फिजा पे आ जाएं फिर। फिजा इज वेल एक्टेड रादर देन वेल रिटन। नो, इट्स वेल रिटन एज वेल, बट मेरे नजदीक रिटन में अगर आप देखें ना, तो वो ये चीजें बड़ी मुश्किल है लिखना। और यहाँ पे ग्रेनेस नहीं है ना,
फिजा के कैरेक्टर में Darker आपको side ज्यादा एक है। जगह भी वो नहीं मिलेगी, एक रिलीफ नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा। फिजा के कैरेक्टर में आपको रिलीफ हाँ, नहीं टॉक्सिसिटी इज एवरीवेयर, बट स्टिल दैट इज माय फेवरेट कैरेक्टर, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स। वेल रिटन, द हाँ, वेल रिटन, वेरी वेल रिटन। ओके, लाइक यू नो दैट शी विल ruin everything, बर्बाद कर देगी। और उसको फीडिंग इस तरह की हुई है ना, आपने आखिरी एपिसोड में जाके उस करेक्टर की साइकी हमें बताई है कि मम्मा आप ही तो कहती थी कि मर्द गलत होते हैं, मर्द बुरे होते हैं, मर्दों पे एतबार नहीं करना। पहली एपिसोड से उस करेक्टर की हम ग्रेनेस, ब्लैकनेस, डार्कनेस देख रहे हैं, लेकिन उस डार्कनेस को जस्टिफाई आखिरी एपिसोड में जाके आप बता रहे हैं। तो कहती थी कि मर्दों पर ट्रस्ट ना करो, कि वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, that is selfish। और इस सब चीज को माँ एक दो दफा कह भी देती है कि जी मेरा रिश्ता भी तो भाई ने कराया और वो कैसा निकला एंड समथिंग वो भी मुझे चीट करता था, और वो सब वो अपने प्रीवियस जो उसका फियांसे होता है प्रीवियस, क्या मतलब? He's a flirt। उसका जो एक्स फियांसे होता है उसके साथ भी वो जो है उस तरह की बातें करती है, मुझे चीट करता है, ये बातें करता है, वो फिर वो मंगनी जो मदर की ईयर फीडिंग होती है ना एक्चुअली, जो उसको उसकी माँ ने बचपन से सिखाया होता है। तो यहाँ पे फिजा की अंदर की नेगेटिविटी उसकी माँ की तरफ से आई है, और फिजा ने जो लोगों की जिंदगियों में जहर घोला है वो शायद उसका अपना जहर नहीं है, बीज था जो उस माँ ने रखा है। यस, वो बताना चाह रहा था मैं। तो फिजा इज वेरी वेल written। Yes, my next most favorite character is लुबना असलम। yes। ठीक है, एक्चुअली आपने सारे वो मेरे फद लिए मेरे लिए जो है ना सारा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इट्स माय मोस्ट फेवरेट एंड वेरी वेल रिटन ड्रामा, सॉरी वेल रिटन कैरेक्टर। बहुत सारी जगहों पे मैं परेशान हो जाता था कि इतना रियल आपने ड्रामा भी बनाना है और उसमें आपने एक वर्ल्ड भी क्रिएट करनी है, मतलब उसमें आपने थोड़ा ओवर द टॉप भी जाना है, बट उसमें जो लुबना असलम के जो सीन्स थे वो इतने रियल लिखे गए। जैसे मैं इधर स्पेशली वो वाली बात करना चाहता हूँ, वो सीन मेरा बड़ा फेवरेट है। वो कहती है आज खाना नहीं बनाया, बिरयानी आएगी। कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? वो आज भाईजान ने खत्म दिलवाया है, कैसे चावल भिजवाएंगे। अब वो ना दरवाजे पे खड़ी होती है, खड़ी है कॉन्स्टेंटली, और वो मुसलसल देख रही होती है कि बिरयानी आई है कि नहीं आएगा, ठीक है, और सीमी आ जाती है तब तक ऑफिस से, और वो खाने का बार बार कह रही होती है। वो जो चुप करके कुछ कहे बगैर यूं जाके किचन में और वो अंडा बनाने लग जाती है। क्या कर रही हो अम्मा? आमलेट बना रही हूँ। वेरी इमोशनल, वेरी रियलिस्टिक एज वेल, वेरी रियलिस्टिक। आप उस सीन को तब बर्दाश्त कर, मतलब उस सीन को तब फील कर सकते हो जब आप उस सिचुएशन में गुजर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इसमें बहुत ज्यादा मैं एक सीन ऐड करना चाहता हूँ, एक सीन या एक सिचुएशन बताना चाहता हूँ। most of the time जब कुर्बानी आती है और आप जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे होते हैं और उस घर में एक इंतजार होता है, कभी दरवाजा खटकेगा, और इंतजार भी एक माँ ही कर रही होती है कि मेरे घर मेरे में कैसे गोश्त आएगा, और वो वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। वो सीन और वो सब दिखना, वो सिचुएशंस और वो उस माँ की सारी फीलिंग्स को बड़ा खूबसूरती से। ट्रू। 3 हो गए, 3 हो गए हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। डायलॉग्स तो मेरे मोस्ट फेवरेट डायलॉग्स हैं इस ड्रामे के। मैं अक्सर अपनी रियल लाइफ में भी कभी यूज कर लेता हूँ। माय मोस्ट फेवरेट डायलॉग इज क्या दोस्त कभी धोखा दे सकता है? दे सकता है बुरा दोस्त। किसी को धोखा दे सकता है, दे सकता है बुरा दोस्त धोखा कैसे दे सकता है? लेकिन दोस्त बुरा कैसे हो सकता है? या दोस्त होता है या नहीं? दोस्त होता है या नहीं? अच्छा तो बुरा इस रिलेशन में अप्लाई नहीं होता, बुरा इस रिलेशन में अप्लाई नहीं होता, अच्छा तो होता है, अच्छे वाला तो होता ही दोस्त है। कम से कम इस रिश्ते में बुरा तो नहीं अप्लाई होता। कम से कम बुरा तो इस रिलेशन में। अच्छा दोस्त, वो एक डायग्राम सी बन रही है ना, दिस नो दिस मतलब यस नो यस नो। आपको ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल्स नजर आ रहे हैं। ये इट्स माय मोस्ट फेवरेट डायलॉग और very eye opening for me in my actual life जी। मुन next yours डायलॉग। मैं ना उसको 1 मिनट देख रहा हूँ। अच्छा मैं एक और बता दें। मुझे एक और बड़ा डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है, वो है जब ना इसको हम एक्टिंग वाइज भी देख सकते हैं। उनकी मोमानी जो है ना अपनी बेटी की इनविटेशन के लिए आई होती है, बेटी की शादी के लिए,
और वहाँ पे वो कहती है कि मैंने अपनी छोटी बेटी की शादी तो बड़ी बेटी की शादी 20 साल में कर दी, दूसरी बेटी की शादी जो है वो नहीं, पहली बेटी की शादी 18 साल में कर दी, दूसरी बेटी की शादी 20 साल में कर दी, और तीसरी बेटी बहुत लेट हो गई है, बहुत लेट हो गई, 24 साल की। वो कहती है अब तुम भी अस्मा की शादी कर दो। अस्मा की शादी हो जानी चाहिए। सादिया की शादी मैंने 18 साल में की, फायजा की 20 साल। ये भी बड़ी मतलब अब 32 साल। वो फिर अस्मा बाहर आती है और कहती है आपको पता है 18 साल में मैं क्या कर रही थी, ट्यूशन दे रही थी ताकि 3 वक्त का खाना मेरी फैमिली को मिल सके। 18 साल में मैं क्या कर रही थी? ट्यूशन दे रही थी ताकि इस घर में 3 वक्त की रोटी आ सके। 20 साल की उम्र में मैं ऑफिस के धक्के खा रही थी ताकि मैं ये इन सबको पाल सकूं। 20 साल की उम्र में ऑफिसों के धक्के खा रही थी ताकि नौकरी मिल जाए। और 24 साल की उम्र में मैं घर की छत की मुरम्मत करा रही थी कि ताकि मेरे घर वालों को सुकून की नींद आ सके। 24 साल की उम्र में इस घर की छत मुरम्मत करवा रही थी। ये आप कौन होती हैं डिसाइड करने वाली कि जो कौन सी उम्र शादी के लिए अप्रोप्रिएट है। और उसी में ही वो कहती है कि ये जो कार्ड है ये 200 का कार्ड है। 200 का है महुआनी, इससे अच्छा आप इसमें 200 रुपए दे के कह देती कि जो है ना इनविटेशन है, ताकि वो 200 का किसी का भला ही हो जाता। 200 के कार्ड के बजाय अगर 200 के नोट पर इनवाइट कर लेती ना लोगों को, बहुत खुश होते। सो वो एक मुफलिस ही है वहाँ पे, बहुत मुझे उस डायलॉग में बड़ा मुझे सैड कर देती है। अस्मा आपा मुझे सैड कर देती है, अस्मा बाजी बेसिकली। आसमा सिमी आपी। अच्छा, यहाँ पे मलिहा का एक डायलॉग है जब वो उसको गिफ्ट्स वगैरह देती है, अपनी उत्तरायण कह सकते हैं या वो सारा कुछ, तो वो उसको कहती है थैंक यू, उसको सारा कहती है थैंक यू, तो वो कहती है कि दोस्ती में ग्रेटिट्यूड होता है, ग्रेटिट्यूड नहीं होता, बस हक होता है। शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं होते। नहीं, दोस्तों में ग्रैटिट्यूड नहीं होता, हक होता है। तो ये शो कराता है हमारी मलिहा की फ्रेंडशिप टुवर्ड्स कि वो चाहती है कि मेरा हक हो मेरी दोस्त के ऊपर, हक इस तरह का हो कि मेरे से कोई बात छुपाए ना। यही मांगती है ना वो रिटर्न में कुछ मांगती नहीं है, उसे मटीरियलिस्टिक कुछ नहीं मांगती है, उसे वो सिर्फ यही मांगती है कि जो मैं चाहती हूँ, जो मेरा हक है वो मुझे, वो हक क्या है कि उसे कोई सीक्रेट ना रखा जाए। तो बेसिकली उसके साथ होता तो वही है कि उसे सीक्रेट रखा जाता है। तो ये कहते हैं कि दोस्ती में ग्रेटिट्यूड नहीं होता, सिर्फ हक होता है, तो वो हक उसको नहीं मिलता तो फिर वो बौंतली जाती है बेचारी। हाँ, और ना एक डायलॉग और है कि वो बड़ा ज़ारा से रेलेवेंट है। वो बार बार उसको ना खाने के लिए माँ उसको खाने के लिए जिस तरह करती है ना, इट्स वेरी क्यूट, बड़ा इट्स वेरी क्यूट है, बड़ा क्यूट है। खाना लाऊं? मुझे भूख नहीं है। सुबह भी तूने कुछ नहीं खाया। यू कैन से कि एक माँ का एक यूनिवर्सल एक कैरेक्टर है, हाँ, जो माँ है, इमोशन है जो वो खाने वाला बार बार। तो वो एक पॉइंट पे ना ज़ारा थक हार के उसे कहती है खाना ही जो है ना, इंसान ने ना सिर्फ खाना नहीं खाना होता, सुकून भी चाहिए होता है। कुछ नहीं खाया। इंसान घर में सिर्फ खाना नहीं खाने आता, उसे सुकून और आराम भी चाहिए होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, छोटी छोटी लाइन है। फिर एक लाइन है मुझे बड़ी पसंद है, वो शादी पे जा रहे होते हैं, वो कहती है कुछ बातें चल रही होती हैं, तो ज़ारा कहती है हक नहीं मिलता, भीख फिर भी मिल जाती है। हाँ, ये भी है, हक नहीं मिलता, भीख फिर भी मिलता। हक नहीं मिलता, भीख फिर भी मिल जाती है। हक नहीं मिलता, भीख फिर भी मिल जाती है। फिर वो जी शादी पे एक और है, वो कोई उसको बोलती है कि आसमा को मैं चाह रही हूँ कि वो भी शादी पे जाए, क्या पता उसकी किस्मत में कोई वहाँ पे उसको पसंद कर ले। लोग आते हैं शादी में, क्या मालूम कोई रिश्ता मिल जाता। कहती उस तरह के लोग ना पसंद नहीं करते, कहते किस्मत क्या पता, कहते किस्मत का पता नहीं होता लेकिन इंसानों का पता होता है। इंसानों का पता होता है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन इंसानों का पता ज़रूर होता है, रहने दे, खामखा अपसेट हो जाएगी। यहाँ पे एक और डायलॉग की मैं बात करूंगा आसमा के बारे में, कि जब आसमा रो रही होती है कि मैंने ज़िंदगी में ये कुछ देखा है, ऐसे वैसे जो भी उसको पढ़ाया लिखाया ज़ारा को, ज़ारा कहती है कि तुम क्या समझती हो, ये सारे दुख तकलीफ़ें, ये सारा कुछ सिर्फ तुमने ही देखा है, हमने भी तो तुम्हारे साथ देखा है ना। लेकिन आसमा आगे से कहती है लेकिन तुम्हारे आगे मैं खड़ी हूँ, कि मैं तो तुम्हारी ढाल बनी हुई हूँ ना। वो बहुत प्यारा, कितना प्यारा सीन है, वो कितना हसीन सीन है। मेरी ज़बान में तो जहर नहीं आया, इसलिए कि तुम्हारे आगे मैं खड़ी हूँ। और वो आपको रुला देते हैं कि वाकई आपने कभी ये सोचा नहीं कि तुमने तो ये सारा कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन तुम्हारे ऊपर छाँव है, और उस छाँव को खुद कितनी धूप बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये जो है वो आसमा का कैरेक्टर था जिसने कहा कि तुम्हारे आगे तो मैं खड़ी हूँ, तुमने तो वो देखा नहीं जो मैंने देखा है। वो बड़ा प्यारा एक मुझे लगा। अच्छा, एक और मेरा बड़ा मजेदार सा डायलॉग है, उसमें एक्टिंग थोड़ी सी आगे चली जाती है, एक्टिंग डायलॉग पीछे चला जाता है। वो जब कन्फ्रंट करती है फर्स्ट टाइम
अच्छा वो एक थोड़ी सी मैंने एक चीज़ भी बतानी है कि राइटिंग में वैसे वो बात हमें बतानी, स्क्रीन प्ले में बता देते हैं। अच्छा ये बात है, वो उससे बोलती है जब वो बहुत सारी बातें सुन लेती है ना ज़ारा मलिहा से अपने बारे में, जो मैंने बात की, कहती तुम मुझसे नाराज हो, नाराज नहीं हो, तुम तो नफरत करती हो मुझसे। मुझसे नाराज नहीं हो, तुम तो नफरत करती हो मुझसे। हाँ, बड़ा प्यारा सीन था। और वहाँ पे सनम बलोच ने जो उस सीन को परफॉर्म किया, उन्होंने अपनी रेंज दिखाई है ना कि मेरी एक्टिंग की रेंज ही है, मेरी एक्टिंग की रेंज। और वो उस तरह के डायलॉग बड़े प्यारे बोलती हैं। वो आप दास्तान में उठा लें, दुरे शिवार, तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे, तुम तो नफरत करती हो मुझसे। ज़ारा के कैरेक्टर में एक दो चीजें बड़ी मजेदार हैं जो उसके साथ उसके घर का माहौल है। मुझे दो कैरेक्टर्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ करनी है, और उसकी जो केमिस्ट्री बिटवीन ज़ारा है, उन कैरेक्टर्स की बिटवीन ज़ारा, वो एक बड़ी वेल थॉट और बड़ी सूदिंग भी है। एक उस नेगेटिविटी वाले माहौल में रिलीफ आपको मिलती है। एक तो मुझे ज़ारा का पॉजिटिव टुवर्ड्स हर फादर बहुत पसंद है। अगर आप देखें तो वो रात को वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, वो जैसे रात को वो दिन में वो नाराज होकर चला जाता है, और रात को जब वो वापस आता है तो वो दरवाज़ा खोलती है। अक्सर वो रात को छुप के खाना खा रहा होता है। खाना लाओ? नहीं। और वो पूछती है उसकी बहन कि किचन में कुछ और आ रहा है, क्या होगा? कहते कोई बिल्ली होगी। बिल्ली होगी। हाँ, उसने कहा बिल्ली थी, बिल्ली ही थी। बावर्ची खाने में बिल्ली तो नहीं आ गई? बिल्ली थी। सो वो बड़ा खूबसूरत है क्योंकि किस तरह बाप और बेटी की एक विदाउट कन्वर्सेशन एक कम्युनिकेशन चल रही है। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। एक चीज और इधर ऐड करना, इधर ही ऐड कर देता हूँ जमाल के कैरेक्टर के बारे में विद ज़ारा। नॉट ओनली ज़ारा बट सीमी एज वेल, कि वो अपनी बहनों को लेके वो खुद कितना बहुत कंसर्न्ड है। ही इज कंसर्न्ड। हाँ, से निकाल दिया उसने मुझे। जमाल, मैंने जिंदगी बचाई है इनकी, मैं भाई हूँ आपका। और वो किस तरह से उनकी जितनी भी मानो आपा के साथ डिस्कशन होती है वो बड़ी अच्छी है। वो जिसमें उसको करेक्टर्स के बारे में बताती है, इसे करेक्टर नहीं करना चाहिए, हम जिस तरह गलियों में रहते हैं वहाँ पे इस तरह एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। या जिस तरह वो आसमा की शादी रोकवा देता है, उसके बॉस की बीवी को जाकर सब कुछ बता देता है ताकि कम से कम ये वाला खतरा टल जाए। और ये इस्टेब्लिश बड़ा प्यारा किया कि उसको इज्जतदार काम करना है। तो मैं मम्मी को हर महीने पैसे दिया करूंगा, सीम बाजी को भी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और उसका एहसास भी है, उसे एहसास भी है, वो बगैरत नहीं है। हाँ, वो बगैरत नहीं है, वो अच्छा भाई, वो अच्छा भाई। हाँ। यहाँ पे एक और मैं लेके आऊँगा जी। जब ये दोनों फ्रेंड, जब पहली बार मलिहा को पता चलता है कि ज़ारा ने ये पेंडेंट पहना हुआ है, तो ज़ारा से पूछती है कि तुमने कहाँ से लिया? तो वो कहती है मुझे सिमी ने दिया है। तो कहती है कितनी कीमत होगी इसकी? कहाँ से आया ये? मुझे आसमा ने गिफ्ट किया था। तो कहती नहीं ये तो इमिटेशन है ये। तो कहती इमिटेशन ही है, जेन्युइन तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप तो जेन्युइन नहीं है। तुमने तो मेरे से झूठ बोल दिया, तुमने मुझे अंधेरे में रखा है, तो अब इमिटेशन ही है, जेन्युइन तो अब कुछ भी नहीं रहा। हाँ, इमिटेशन ही होगा, जेन्युइन तो कुछ भी नहीं रहा। छोटे छोटे डायलॉग्स में बड़ी बड़ी बातें दरिया कुज़े में बंद किया मैंने इस ड्रामे में। बहुत ब्यूटीफुल मुझे लगा। दो सीन अब मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। नंबर 1 इज डायलॉग, इसको भी मैं बहुत यूज करता हूँ लाइफ में। तुम फरिश्ता थी मेरे लिए, तुम इंसान नहीं बनना चाहिए था। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो मेरे लिए फरिश्ता थी, फरिश्ता, तुम इंसान नहीं बनना चाहिए। इसमें ना एक छोटा सा फॉल्ट इंसानी नेचर का भी है। हम किसी को फरिश्ता बना भी तो देते हैं ना। हम फौरन से उसको, अब मैं मलिया को जस्टिफाई कर रहा हूं, स्थान पे बिठा देते हैं। अब ये नहीं सोचते कि यार वो भी तो इंसान है, वो भी इंसान है। तो तुम फरिश्ता क्यों समझती थी भाई? वो इंसान ही थी। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन दोनों साइडों से ज्यादा, दोनों साइडों से वो शुरू से चलती आ रही है ना। आप इतने सालों से, 7 साल से की फ्रेंडशिप बताते हैं, ये 7 साल बहुत ज्यादा होते हैं। तुम इंसान नहीं बनना चाहिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक और लास्ट जो कि अवाम का बड़ा फेवरेट है, मुझे इसको ऐड करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। तुम्हें अपनी नेकी छोटी लगती है, मुझे अपनी नेकी छोटी लगती है। तुम्हें अपनी नेकी छोटी लगती है, मुझे अपनी नेकी छोटी लगती है। अगर सबको अपनी नेकियां छोटी लगनी चाहिए तो फिर दुनिया में बाहर आ जाए। दुनिया में तो मसले ही ना हो। अगर सबको अपनी अपनी नेकियां ऐसे ही छोटी लगने लगे तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए। सो दैट्स आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, लोग तो एक से स्क्रीन प्ले मून, क्या आपको ड्रामा कहीं पे बोर लगता है? नहीं, मैंने विकिपीडिया पे जब इस ड्रामे के बारे में रिसर्च करना चाहिए तो वहाँ पे लिखा हुआ था
कि जो नाकिदीन हैं या जो क्रिटिक्स हैं या जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि दिस ड्रामा इज़ अ बिट लॉन्ग, इट्स ड्रैग्ड, बट फॉर मी इट्स नेवर ड्रैग। एक सीन जो इस ड्रामे में डाला गया और जिस तरह से डाला गया है, इट वॉज वेल रिक्वायर्ड। कोई भी एक आप लाइन ही मिस कर देना तो आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है, क्योंकि हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है। तो मुझे कहीं से भी फील नहीं हुआ कि ये ड्रामा जो है वो ड्रैग्ड है। बड़े अच्छे तरीके से स्क्रीन प्ले चला, और जो आप बात करते वो आप कर दें। मैं एक इधर ना, एक ये मेरी बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है। हाँ और ये मैंने भी ऑब्जर्व किया। अच्छा, मेरी ना ये एक बड़ी इस दफा की ऑब्जर्वेशन है, ये मून ने ही मेरे से कराई है। मून देख के आए 6 किस्तें, और मैंने बोला मून कितनी किस्तें देख के आए हो? कहता मुझे किस्तें तो नहीं पता कितनी देख के आया हूँ, लेकिन बस अभी यही हुआ है कि छठी किस्त एंड हो रही थी, शायद छठी ही थी, कि उसमें ना वो उसको पता लग गया ना लॉक पेंडेंट का। तो जी 18 किस्तें हैं इस ड्रामे की, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली 6 किस्तें इधर तक पहुंचती हैं कि इमिटेशन या जो वो जो पेंडेंट है वो ज़ारा के पास है। अगली 12वीं पे जब हम पहुंचते हैं, बीच के इस 6 किस्तों के पड़ाव के बाद, उन पेंडेंट का दाम मलीहा मांग लेती है। जी। मैं दूंगी तुम्हें 50,000 रुपए, उसके बदले में तुम मुझे ये पेंडेंट दो। ठीक है, 12वीं किस्त में, 12वीं किस्त में। और जी 18वीं किस्त में हमें पता वो लगता उसको है वापस चला जाता है, वो पेंडेंट उसको वापस। ये तुम्हारा था। कितना खूबसूरत साइकिल बनाया है जी। इससे हम ये कहते हैं कि पहले ज़माने में जो ड्रामे लिखे जाते थे वेल थॉट, वेल रिटन, एंड उसकी एक एपिसोड प्लान्ड होती थी। अब के ड्रामों की तरह नहीं है कि अब के ड्रामों में जिस तरह करते कि बस चलता है तो टीआरपी आ रही है तो ये भी डाल लें, वो भी डाल लें। तब ड्रामा पहले से तैयार होता था और उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती थी, मीटिंग्स होती थी डायरेक्टर्स की, राइटर्स के साथ, टीम के साथ, हर चीज़ के साथ, और वो नज़र आता था आपको कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ड्रामे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये नहीं होता, ये बड़ी ब्यूटी है स्क्रीन प्ले की। और मुझे कहीं पे भी जो है वो ये नहीं लगा कि यहाँ पे ये चीज़ अनरिक्वायर्ड है या यहाँ पे स्लो होता जा रहा है, यार यहाँ से थोड़ा फास्ट, ये यहाँ बहुत फास्ट हो गया है, एक धीमी लहजे में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। उनसे कर रहे हैं। हाँ, उनको भी पता है कि हम लगे हुए हैं, बस पता चल जाएगा लोगों को हमारा ट्रू पोटेंशियल, और पता लग जाता है लोगों को उनका ट्रू पोटेंशियल टिल द लास्ट एपिसोड। जी, तो ये स्क्रीन प्ले की हमारी थोड़ी सी एक हमारी ऑब्जर्वेशन थी। तो जी स्टोरी, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले 10 on 10। नाउ कम्स टू एक्टिंग। एक्टिंग में भी मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमने कैरेक्टर्स के तो बता दी, लेकिन चले हम एक्टर्स को पूछ लें फिर आपसे। एक्टिंग में कौन सबसे पहले जीतता है तुम्हारी नज़र में? मेरे लिए निम्रा बुच्चा इस ड्रामे की हीरो हैं असल। उनका एक एक्सप्रेशन, उनका उठना, बैठना, चलना, बोलना, सोचना, लेटना इतना रेलेवेंट, इतना रियल है कि आपको लगता है कि ये आसमां ही है भाई, ये आसमां है, ये नहीं है निम्रा बुच्चा, ये सीमी बाजी है। यहाँ पे मैं एक सीन मेंशन करना चाहूँगा, जब वो लेटी होती हैं बेड के ऊपर, जब ये लेटी होती, पहली या दूसरी एपिसोड ही, जब ज़ारा कॉलेज से वापस आती है तो कहती है सो रही हो, जो भी उससे कन्वर्सेशन, उनके लेटने का स्टाइल ऐसे सर के नीचे हाथ रखा हुआ है और परेशान भी हैं कि ऑफिस में हैरेसमेंट हुई है और वो सारा कुछ, और घर आके हाँ, माँ बाप ने तमाशा भी लगाया हुआ है, मामू ने भी एक तमाशा लगा के हुए हैं। फिर तमाशा लगाए हुए आप लोगों ने, आपको एहसास है आपकी आवाजें कहाँ तक जा रही हैं? सारा कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। एंड अनदर सीन, टूटी को मुंह लगा के पानी पीना, वो हाथ धोते हुए। हाँ। मुझे जो सबसे ज्यादा जहाँ मुझे लगता है कि निम्रा बुच्चा मेरे लिए मतलब लाइक कुछ रात को उठ के रोने वाली सीन है। इट्स वेरी हॉन्टिंग, इट्स वेरी हॉन्टिंग। और वो आपको वो जो घुटन वो कहती है ना ज़ारा कि तुम्हें देख के घुटन फील होती थी, वो घुटन आप जब वो रो रही होती है, एक वो उसमें फिर वो लाइटिंग और वो जो जिस तरह से शूट हो रहा है कैमरा। भाई देखो आपको पता है जो कुंदन मसीह हैं या जो वो हैं, इससे पहले वो गुरु का कैरेक्टर कर रहे थे, वो इस ड्रामे के डीओपी हैं। अच्छा, जी, वेरी गुड, जी, वेरी गुड, ठीक है। और उसमें जो है
वो सीन रोने वाले, जान निकाल लेते हैं। और ये भी नहीं है कि निम्रा बुच्चा ने अपने कैरेक्टर की रेंज नहीं दिखाई, उन्होंने रेंज भी दिखाई है। जब उन पे खुशहाली आती है, Exactly. जब वो अमीर हो जाती हैं, yes. वही अमीर औरतों बेगमात वाली उनमें सारी अदाएं आ जाती हैं कि बच्चों को तो ये नहीं पसंद, बच्चे तो पिज़्ज़ा खाते हैं, मैं शॉपिंग करने गई थी अम्मी, मैं तो उनकी सारी सहेलियों के लिए कपड़े उठा लाई हूँ। देखिए रियल कैरेक्टर्स हैं। सारा बाजार खरीद लाए, फरीद की दोस्तों की बीवियों तक की शॉपिंग कर ली है मैंने। और उन्होंने रेंज दिखाई है फ्रॉम दिस टू देयर। तो मेरे ख्याल में निम्रा बुच्चा से अच्छा उन्होंने अपनी जिंदगी का बेस्ट काम दाम में किया है। ओके, माय फेवरेट एक्टर ऑफ दिस ड्रामा, नंबर 1 मोस्ट फेवरेट। मोस्ट फेवरेट। चलो उन तीनों को ना साइड पे कर लो, मेन को साइड पे कर लो। हाँ, मेन तो है ही अच्छे ना, तुम्हें पता है सनम से। उफ फिजा, उफ पहला जिंदगी का उनका काम है। एज अ डेब्यू आप किसी को ऐसे रैंडमली ड्रामा दिखा दे, उसको बताएं ना कि सनम से इनका पहला ड्रामा है, आप कोई यकीन नहीं करेगा, आप यकीन ही ना करें। कोई मंझा हुआ एक्टर भी ये कैरेक्टर नहीं कर सकता था उतनी बारीकी के साथ जितनी बारीकी के साथ इन्होंने किया। मैं इधर एक छोटा सा ना एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। एक ना उनके अंदर बॉडी लैंग्वेज थी, वो ना यूं बैठते बैठते ना किसी को सुनिए यूं कर लेती थी ना, जब वो तो फौरन ही ऐसे वो कर लेती। आई लव दैट, वो जो ट्रांजिशन करती है ना बोलते बोलते। इससे अच्छा तरीका नहीं था, छेड़छाड़ और मजाक की भी हद होती है। तेरे को एक फोन कॉल भी नहीं आया है। तो आप ये नहीं ये गाड़ी के अंदर बैठी होती है जब, इतना हसीन है और वो इतना स्मूथली सनम सईद ने किया है। वैसे तो तुम्हें पता है मेरा पर्सनल बाइस भी है, लेकिन उन्होंने किया बड़ा, लेकिन उन्होंने किया ही बड़ा ही अच्छा है। फिजा इतना मेन कैरेक्टर नहीं है इस ड्रामे का, बट फिजा को मेन कैरेक्टर बनाया किसने है? सनम सईद की एक्टिंग ने। सनम सईद की एक्टिंग ने। यार वो गाड़ी में बैठी होती है और उसको कहती है कि मैंने ज़ारा को ड्रॉप करनी थी, कहती है मुझे क्यों लिया है, मुझे फिजूल मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। और वो कहती है कि मैंने रश होता है, हाँ मैंने कहीं और भी जाना है तो इसको यहीं पे उतार दो, इसको दफा करो मगर। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। उनकी एक्सप्रेशन, उनके डायलॉग, उनकी एवरीथिंग बहुत। नहीं, I'll get late, मुझे कहीं जाना है और वैसे भी उर्दू बाजार आने जाने में बहुत देर लगती है। जी मून नेक्स्ट। अब मेन को हटा के मेन कर लेते हैं, चलो मेन कर लेते हैं फिर। हाँ, अदील हुसैन को हमने अभी तक कोई वो नहीं दी, वो आप कर दीजिएगा, मैं पहले आमना शेख को कर लूं। कर ले। यार आमना शेख आई लव, प्लीज कम बैक, प्लीज वापस आ जाएं, हम आपको बहुत मिस करते हैं। आप हमेशा अरसलान बात करते हैं कि एक एक्टर होता है जिसके काम की आपको भूख होती है। मुझे आमना शेख के काम की बहुत भूख है। आई वांट हर टू कम बैक, शी इज still one of the finest actors of Pakistan. मलिहा के कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझना और उसको लेके चलना और उसकी ग्रेनेस को कायम रखना, और कहीं पे भी आपको ये ना लगे कि ये बंदी जो है इसका इस टाइम ये वाला पलड़ा भारी हो रहा है या वो वाला पलड़ा जो है वो नीचे जा रहा है। आप नहीं बता मुझे सकते हैं। एक सीन बड़ा अच्छा लगता है जब इसकी शादी नहीं हो रही होती और फिजा कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और फिर तब इसके पास वो आती है, तब इनकी लड़ाई भी चल रही थी, ज़ारा आती है और ज़ारा के साथ अपने सारे दुख बोल छोल के तब सर को उसकी बहन का गम खाए जा रहा है। अच्छा तुम परेशान मत हो, अच्छा चलो तुम अपना मूड, उसको याद आता है कि ये तो इनकी इसके साथ और फिर वो उसको कैसे लड़ती है। फिलहाल मेरे पास यही टॉपिक है बात करने के लिए, इसके साथ मैंने करना नहीं था। वहां पे आई वाज लाइक कि ये तो वाकई बड़ा रियल टाइम सीन है कि उसको सॉफ्ट कॉर्नर में मिल गया, फिर उसको बाद में याद आया कि ओहो हो ये तो आप कुछ और। अच्छा, और मलिहा का ज़ारा के साथ जो प्यार था, आपको पता है वो सब कुछ होते हुए भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो हमेशा फिर भी फिज़ा के आगे ज़ारा को जस्टिफाई ही करती थी। यहाँ पे मैं एक सीन की ज़रूर बात करना चाहूँगा। यहाँ पे आपको कैसे पता? जब उसके शादी पे ग्लास गिफ्ट करती है ज़ारा, तो फ्लैशबैक है, हमें लास्ट एपिसोड में जाके बताया कि उसने कहा था कि मुझे ग्लासेस बड़े पसंद हैं, मैं शादी पे तुम्हें ग्लास गिफ्ट करूँगी। ग्लासेस पसंद है ना? बहुत पसंद है। चलो ठीक है, जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं तुम्हें यही ग्लासेस। बट वो टिल का जोर लगा लेती है ना फिजा कि ये ग्लास तो हर घर में पड़े होते हैं, पड़े होते हैं, इसका क्या यूज़ करना, ये किसको कर देना, वो कर देना। तुम उसको पता नहीं क्या क्या देती थी और वो तुम्हारी शादी पे एक ढंग का गिफ्ट भी नहीं दे सकती। बट उसको जस्टिफाई करती नहीं, ये बड़ी महंगी हैं, ये ज़ारा के लिहाज से बहुत महंगी है, उसने बड़ी एफर्ट से ये लिए, ब्ला ब्ला जो भी है। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी फैमिली इतनी वेल ऑफ नहीं है फिजा। वो एंड कट टू द सीन आखिरी एपिसोड में, सेकंड लास्ट एपिसोड में, जब नौकर वो उसी ग्लास में पानी पी रहा होता है तो उसको कहती है कि कहता फिजा बाजी ने कहा था कि ये तुम ग्लास क्यों लिया तुमने? मुझे फिजा बाजी ने कहा था ये गिलास तुम इस्तेमाल कर लो। तो उसको वो सारा कुछ याद आ जाता है और वो उस टाइम पे जो एक्सप्रेशन होते हैं मलिहा के,
मुझे वो एक्सप्रेशन बहुत पसंद है, पछतावे वाले। हाँ, हीरो की बात कर लेते हैं। हाँ। अदील हुसैन। मैंने इनका इससे पहले मैंने काम ऐसा नहीं देखा हुआ था। आई फील कि ये भी इनका भी डेब्यू है इस ड्रामे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं मुझे प्रॉपर्ली पहले आया था। नहीं, जैक्सन बहुत बाद में आया था, मुझे इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एक वो जो हीरोनेस होती है या एक वो जो अब के हमारे हीरोज में मिसिंग है, और उस बेचारे को इतना पॉजिटिव करेक्टर दिखाया हुआ है कि अक्सर ना वो उसको दिखाते हैं, वो उसका घर दिखाने जाती है ज़ारा को, ज़ारा का घर दिखाने जाती है, वापस आके ना हमें ऐसे फील कराया जाता है वो ज़ारा वो मलिहा ये चाहती है कि इसको और गलत कहे। टिपिकल कोई वो हो तो वो कहते हैं कि मेरा तो इसके लिए और बढ़ गया है, रिस्पेक्ट और बढ़ गई है कि इन हालात में इसने मेडिकल परस्यू किया है। मेडिसिन पढ़ना और इतना अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड मेंटेन करना तो वो उस चीज़ों उनके लिए भी बड़े डिफिकल्ट सीन्स हैं बड़े, जब फिजा के साथ शादी के बाद शादी वाले, और जब वो कन्फ्रंटेशन होती है उन दोनों की आपस में, वो कहता है तुम किसी और से, कहती नहीं मैं किसी और से नहीं प्यार करती, और वो जो एंड में गले लगाते, बड़ा प्यारा सीन, बड़ा क्यूट सीन, वो बड़ा रोमांटिक सीन है। तो अदील हुसैन की भी तारीफ बनती है। मुश्किल है वो फिर उन पे आप आ जाइएगा, मैं फिर सनम बलोच को ले लेता हूँ। ये क्या बदतमीजी है। तो आप सनम और बेरोज सब्जवारी को ले ले, मैं फिर किसी और को पकड़ लेता हूँ। लुबना असलम, हाँ नहीं उनका नाम मुझे याद नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, जो परवीन मलिक यस, बड़ी क्यूट है, परवीन मलिक और मोहम्मद अहमद को एक ही कैरेक्टर में रखो। हाँ ये मलिहा के माँ बाप बड़ा प्यारा, बड़े प्यारे, एक दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों का डॉक्टर्स हैं, अपना जो है अपना ही क्लिनिक चलाते हैं, और दोनों के दो बच्चे हैं, दोनों के दो ही बच्चे होंगे ऑब्वियसली, लेकिन जितने अच्छे पेरेंट्स ये हैं और जितनी अच्छा करेक्टर मलिहा की माँ ने किया है, ऑलवेज सपोर्टिव, बेटा हर किसी के साथ, उनमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। मुझे सबसे प्यारी बात ये लगती है कि इस करैक्टर में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। हालांकि फिजा जैसी बहू आपने रखी हुई है, फिर भी आप चाहती हैं कि सब कुछ अच्छा हो, और ये आपकी हिम्मत को सलाम है इन दोनों माँ बाप इन दोनों को। वेरी गुड। हाँ चले फिर मैं सनम बलोच को तो हम एंड में ही इकट्ठा ही श्रद्धांजलि पेश करेंगे। मैं इधर देना चाहता हूँ बिरोज सब्जवारी एंड लुबना असलम, द केमिस्ट्री एंड ईच सीन। मैं बचे हुए रंग की बात कर रही हूँ। भाई तुम्हें बताया ना कि वो बचा हुआ रंग मौलवी साहब के घर। इन दोनों का कोई भी सीन उठाओ और आप परेशान हो जाते हो कि यार ये हमारे इतने प्यारे वेटरन्स हैं, और इनको अब हम आजकल इतना प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे। जिस तरह से देखते हैं वो बहुत फॉरगेटेबल होता है, सो बिरोज भी रिसेंटली लेकिन यूं ही में बड़ा अच्छा किया था, लेकिन इनके इन दोनों कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ भी है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं हो जाना, वो जो मामू बने हुए होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है आपने बिल्कुल एवरेज सा बड़ा रियलिस्टिक सा मामू दिखाया हुआ है। और अम्मी का तो क्या ही कहना, वो तो फिर ऐसी बनी इस ड्रामे में गरीबों की अम्मी, फिर वो पूरी जिंदगी वही बनती रही, वो यही करती रही, उन्होंने कहा मैं बस यही करूंगी अब जिंदगी में। तो ये दोनों भी फिर छोटे जो भी एक्टर हैं, सनम बलोच की आप कर लें तारीफ, फिर हम छोटे की तरफ भी आ जाएंगे। सबने बड़ा अच्छा किया है, सनम बलोच इकट्ठे कर लेते हैं ना। छोटे एक्टर्स में मुझे सबसे पहले नाम जो दिमाग में आता है वो है जी परी हाशमी। जो मानो का करेक्टर भी आपको बार बार रुला देता है। मैं मानो को करेक्टर को इसी भी बार बार नहीं यूज कर रहा कि मुझे एक रसगुलाब मुझे तो रसगुलाब चाहिए, मिट्ठू और 2 रसगुलाब, मिट्ठू का पिंजरा और 2 रसगुलाब। हाँ बड़ा मुझे पसंद है उनका करेक्टर। मुझे बड़ा अच्छा, मेंटली चैलेंज बच्चों का ना ये बड़ा मसला होता है, मुझे बड़ा दुख होता है। गरीब घरों में ना मेंटली चैलेंज बच्चों को नहीं पैदा होना चाहिए। अमीर लोगों के हो जाते हैं ना, वो कर लेते हैं। हाँ आई नो, बट पहली एपिसोड में आप देखते हैं कि जब वो कहती है कि माँ उसको डांटती है, पागल कह देती है, वो सारा दिन वेट करती है कब ज़ारा है तो मैं इसको बताऊं कि अम्मी ने मुझे पागल कहा है, अब्बू ने भी मुझे पागल कहा है, मैं पागल तो नहीं हूँ। अम्मा ने मुझे पागल कहा, अब्बा ने भी मुझे पागल कहा, मुझे डांटा। और माँ को कहती मैं आपसे नाराज, कहती है नाराज रहो, नाराज मैं क्या करूँ फिर। वो मतलब वो अपनी ज़िंदगी के मसलों में इतना उलझी हुई है माँ, तो वो क्या इस बच्चे को संभालेगी।
वो बड़ी बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है कि इस तरह के बच्चे रुल जाते हैं गरीब फैमिलीज में। मुझे बड़ा पसंद है वो सीन जब कहती है कि नाराज है तो रह नाराज, मैं फिर क्या करूँ। मैं नाराज हूँ तुझसे। नाराज है तो नाराज ही बैठी रहे। एक जगह पे वो शीशा देख लेती है बाजार में और फिर वो घर आके जो सारा होता है और जिस तरह ज़ारा उसको मैनेज करती है, वो भी बड़ा प्यारा था। बस कर दो मानो। हाँ? अरे मेरी मानो रो रही है ना, मेरी मानो इतना। चलिए और कोई रहता है? और जमाल का करैक्टर जिन्होंने किया उन्होंने बड़ा अच्छा किया है जी। मोहम्मद यासिर नाम है शायद उनका। हाँ, उनको कभी हमने देखा नहीं, फिर कभी ड्रामा फिर कभी नहीं देखा। वो बाद में एस्टेब्लिश डायरेक्टर बन जाते हैं, फिर वो इंटरव्यू भी देते हैं और वो ये बड़ा मेरा मतलब बड़े अच्छे तरीके से ये लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि जी आजकल तो कहानी जो है वो डायरेक्टर की होती है, राइटर को तो सबने डायलॉग लिखने के लिए रखा हुआ है, कहानी सारी डायरेक्टर की होती है। वो भी बड़ा प्यारा है। कहानी भी मेरी होती है, ब्रेक डाउन भी मैं खुद ही बनाता हूँ और फिर डायलॉग्स के लिए बस राइटर। ओके चलें जी, कहाँ जाते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट प्लस एंटागनिस्ट की तरफ। इसमें सारे प्रोटैगनिस्ट प्लस एंटागनिस्ट ग्रे है ना। हाँ ग्रे जी। सनम बलोच प्लीज 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 कम बैक। प्लीज आप एक्टिंग में वापस आ जाएं। आप भी बहुत टैलेंटेड है यार। आपकी भी काम की क्रेविंग होती है। आपने क्या क्या नहीं दिया, मतलब आपका वही, आप पूरा ड्रामा चाहे ना भी देखा हो, किसी ने वो लास्ट सीन पूरा देख लिया हो जब ये एंड में कन्फ्रंट करती है और कहती है कि जब कॉलेज होती थी कभी कभी जो तुम मुझे खिलाती थी वो मेरा पहला और आखिरी खाना होता था। खाना खिलाती थी ना, वो पूरे दिन का पहला और शायद आखिरी खाना होता था मेरे। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ पे आसाइशें रिश्तों की वजह से जाती थी, जिंदर मेरे घर में टॉक्सिसिटी थी उससे तो बाहर से। प्यार, मोहब्बत, एहतराम, इज्जत, जिन चीज़ों के लिए मैं तरसती थी अपने घर में, वो बड़ा प्यारा है। और सनम बलोच ने, मुझे एक सीन बड़ा याद आता है जब वो कॉल पे जुनेद से बात कर रही होती है, जब सब खत्म हो जाता है और जुनेद को कहती है कि सब ठीक है और वो रोई जा रही हैं। वो सीन बहुत अच्छा किया सनम बलोच ने। वो सीन बहुत, वो कुछ सीन ऐसे होते हैं जो आप कहते हैं कि कोई और नहीं कर सकता, वो सीन सनम बलोच ही कर सकता, वो सीन सिर्फ ही कर सकती है। हाँ वो आसमा की याद आ रही थी तो। जी अब आ जाते हैं प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन ऐसी आजकल होती नहीं है। क्यों नहीं होती मून? कुछ खास नहीं था। यही तो बात है कि कुछ खास नहीं था। कुछ खास ना होते हुए भी सब कुछ। इवन वो बीच के शूट्स आप पे आ जाओ, आप उनके बाजारों के शूटों पे आ जाओ, आपने घरों में आ जाओ जिस तरह का घर उन्होंने दिखाया सारा, जो गरीब का घर जिस तरह ज़ारा का घर है इतना के ऊपर। आपने इधर पता नहीं ये इंटेंशनली होगा कि नहीं, इंटेंशनली है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, वो जो एक टूटी और गगी हुई होती है उसके ऊपर पाइप लगाया हुआ है, पाइप लगा हुआ है। उनके हालात जैसे जैसे ठीक हो रहे हैं ना, वो टूटी ठीक होती जा रही है। पता नहीं इंटेंशनली होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं फिर तुम्हें पता ना ज्यादा ही ऑब्जर्व घुस जाते हैं। वो टूटी एंड में ठीक हो जाती है। ठीक है, हर चीज बड़ी तो कंटिन्यूटी की प्रॉपर वो खैर लोकेशंस, साउंड, दीवारें उखड़ी हुई हैं, कलियां उतरी हुई हैं, और फिर भी आपने ब्यूटी निकाल ली है। हाँ ठीक है, आपने आर्टिस्टिक पॉइंट अपना निकाल लिया। शादी इतनी दिखाई भी नहीं किसी भी कैरेक्टर की, लेकिन जितने जितने सीन आते हैं तब आपको लिटरली फील होता है कि आप इस शादी वाइब है। हाँ शादी वाइब है। हाँ मलिहा की शादी बेसिकली दिखाई है हमें। मलिहा की भी दिखाई थी और अस्मा की भी मेहंदी दिखाई थी ना, जहाँ पे मलिहा के पेरेंट्स भी आते हैं। जी एवरीथिंग वाज सो गुड। बाकी साउंड में भी हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल रियल लगता है कि रियलिज्म है। हाँ अच्छा, एक और चीज़, एडिटिंग के बारे में क्या कहोगे? अच्छी है। आपको कोई सीन ड्रैग या कुछ इस तरह लगा कि कोई चीज़ यहाँ पे जंप कट हो गई हो या कुछ इधर कुछ होना चाहिए था, ये मिसिंग पार्ट है? मुझे अरसलान में एक बात बताऊँ, शायद ये पर्सनल बायस है, मुझे ड्रामा परफेक्ट लगता है। मुझे हर लिहाज से, मेरे से हर किसी भी चीज़ में ले लोगे ना, मैं कहूँगा 10 में से 10। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ऐसा बाइस्ड इंसान हूँ। मुझे कह दो आप बाइस्ड यार। मुझे इस ड्रामे में कभी कोई फॉल्ट, अब वैसे भी हम आज नाम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम फॉल्ट के बारे में क्यों बात करें। जी वो हमने प्रोडक्शन की बात कर ली, आप बताएं म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक तो मेरे दिल से बहुत करीब है। अच्छा मैं ना म्यूजिक को ना इस पे एक
खुली डिस्कशन हो सकती है, पता है म्यूजिक के आपको? ऊपर हमारा पूरा डिटेल रिव्यू हो सकता है। इस ड्रामे में म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस इट डज। आप ये देखें, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ना ओएसटी की। ओएसटी यूजुअली जितने भी हमारे पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं ना, वो ओएसटी तक ही कन्फाइंड होते हैं, बट ये एक वाहिदी तरस का ड्रामा है जिसमें पीछे चले गाने सीन को आगे कर रहे हैं। और सारे क्लासिक पाकिस्तान के पुराने या कोक स्टूडियो के गाने हैं, ठीक है। चले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं और एक और चीज, सॉरी जी, बैकग्राउंड स्कोर भी ऑब्वियसली फिर वो सारा कुछ कवर हो जाएगा म्यूजिक कैटेगरी में। ओएसटी तो इतना क्लासिक और इतना एवरग्रीन ओएसटी है कि मैं आज घर से सुन के आया हूँ 2 बार। हाँ। और मैं रोजाना सुनता हूँ और आपको पता है इस चीज का, और हम सुनते रहते हैं। और मैं जब भी याद करता हूँ, जब भी सुनता हूँ 2010 याद आ जाता है मुझे, भला क्यों। उस टाइम पे बड़ा डाउनलोड करके तो हैंड फ्री लगा के, तब जवानी थी, तो जेल रोड के रास्ते मुझे दिमाग में आते हैं, पैदल चलना। मेरा भी यही सीन है। और बड़े खूबसूरती से ड्रामे के दरिया को कूजे में बंद किया इसको ओएसटी ने। डायलॉग इस ड्रामे के लिरिक्स लिखे हैं मोहम्मद अहमद साहब ने जी, जो कि इस ड्रामे में मलिहा के फादर भी प्ले कर रहे हैं, और क्या ब्यूटीफुल लिखा है। और गाया है ज़ेब एंड ने, तब ज़ेब एंड बैंड इकट्ठी थी। हाँ, क्या लिखा है कि लाइक लंबी दोपहरों में पेड़ों की छाँव क्या भूल पाओगे, तो हाँ दोपहरों में पेड़ों की छाँव क्या भूल पाओ। So beautiful. या जो वो कहती है कि जरा सा सोचोगी रुके अगर तुम जाना पाओगी मुझसे अलग, तुम कि लंबी दोपहरों में पेड़ों की। हाँ, इट्स सो ब्यूटीफुल। झूठे है सभी सच्चा धोखा या दाम, कुछ नहीं धोखा या दाम, मतलब उधर से धोखा है, उधर से उसने दाम वसूल कर लिया। हाँ। उसने वहां से दाम वसूल कर लिया कि या तो ये धोखा है या ये दाम है, और अगर धोखा दिया तो उसका दाम भी तुम्हें पे करना पड़ेगा जी। सो वो ओवरऑल स्टोरी को देख के और बड़ा कैरेक्टर्स को देख के जो चल रहा है, पूरा ड्रामा देखने के बाद मोहम्मद अहमद ने ये लिरिक्स लिखे हैं। सेम मुझे भी ऐसा फील होता है, मुझे भी ऐसा नहीं लिख सकते, कोई पता नहीं पहले शायद लिख दी हो, हमें क्या पता। हाँ, एतबार था जो इख्तियार, बहुत धोखा या दाम था, भूल में गई याद कुछ नहीं, ना था रिश्ता, ना था ख्वाब था टूट गया। ये लाइन मुझे ज्यादा पसंद है। हाँ, मलिहा का ख्वाब था टूट गया, ज़ारा का भी ख्वाब था टूट गया। किस वजह से? कि नाता रिश्ता नहीं था, दाम था, धोखा है, दाम था। बहुत खूबसूरत। यस, इट इज द ओएसटी इस ड्रामे का मैं कहता हूँ $1 मिलियन ओएसटी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अगर बेस्ट ओएसटी ड्रामास का अगर लिखी जाएगी लिस्ट, तो उसमें ये जरूर होगा। हम कभी जूक बॉक्स में करेंगे। हाँ, पाकिस्तानी ड्रामों की ओएसटी वो हम करेंगे, वो तो हमारा प्लान है। पुराने ड्रामों का पहले करेंगे, नए उसमें मेरे लिए ये बहुत, अगर मैं अपने टॉप 5 फेवरेट ओएसटी निकालूं उसमें शायद इसका नाम हो। ऑब्वियसली होगा, मेरे लिए भी होगा, बिकॉज ये मेरे जवानी की याद है। मेरी भी जवानी की याद है। मैंने पेन भी तोड़ दिया, ठीक है, ये मेरी भी जवानी की याद है एक्चुअली। अच्छा जी, जो गाने यूज हुए वो आप बता दें। जो गाने बहुत सारे यूज हुए हैं, मुझे पायल में गीत है छन छन के, गाएगी दुनिया गीत, हाँ 2 लाख चले रही, तब हमें नहीं पता था, मोरी आज सुनो फ्रॉम कोक स्टूडियो, पीर मेरे आज जुगनी जी, चुप सुनते सुनते मेरा सब कुछ दफन और ये सारा कुछ चल रहा है पीछे। हाँ, चल रहा है। अच्छा, एक जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ना, एपिसोड 1 के एंड पे जब वो उर्दू बाजार जा रही होती है और पीछे एक पश्तो गाना चलता है, उस गाने का नाम है खुदाया बाय रहीम खान। वो मुझे कहीं पहुंचा देता है जब वो चल रहा होता है ना। उधर वो जो शूटिंग भी हुई है, वो बसों का रश, और वो जो जिस तरह से वो जा रही होती है किताबें बेचने, वो पीछे वो चल रहा था ना म्यूजिक पश्तों में, खुदाया, वो बड़ा प्यारा है, वो बहुत प्यारा है। एक तो वो इसके अलावा आपको बॉलीवुड के बहुत सारे पुराने गाने मिल जाएंगे। जो एक नूरजहां का मशहूर कौन सा गाना है, थोड़ी कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने, लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स बड़े हैं, ठीक है। और इस गजलें हैं ज्यादातर। अच्छा, गजलें। एक जो चीज मेरे लिए हमेशा हाईलाइटिंग है इस ड्रामे की, बैकग्राउंड स्कोर। वो इतना मुझे पसंद है। वो एक दाम का बैकग्राउंड स्कोर
और एक तलाश मूवी का बैकग्राउंड स्कोर मेरे लिए बड़ा मिस्टीरियस है, बड़ा मिस्टीरियस है। और ये दोनों मेरे नज़दीक मेरे पर्सनल बाइस है। मैंने इनसे अच्छे बैकग्राउंड स्कोर अपनी लाइफ में किसी और उसमें नहीं, मैंने फील नहीं किया। मैं ये नहीं कह सकता इससे अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैंने उतने ज़्यादा फील नहीं किए जितने मैंने तलाश मूवीज में और दाम ड्रामा में। जो मैं म्यूजिक का पार्ट मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वो क्रक्स है मेरे लिए। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू? बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा आता है देखने का, और बैकग्राउंड स्कोर वाकई कॉम्प्लीमेंट करता है, और जो छोटे छोटे गाने चलते हैं वो सिचुएशन को आगे लेके बढ़ते हैं और वो आपके चलते हैं। और OST की तो तारीफ हम कर ही चुके हैं, चले तो यस ठीक है जी। लास्टली डायरेक्शन महरीन जबार, और वही वाला काम अब करें आप जो आपने जैक्सन हाइट में किया था, जो आपने दाम में किया था। मैंने जैक्सन हाइट्स नहीं देखा हुआ। जैक्सन हाइट्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो भी महरीन का ही है ना जी, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल। हर फ्रेम से, हर एक्टर के एक्सप्रेशन से, हर डायलॉग के डायलॉग डिलीवरी से हमें नज़र आता है कि ये महरीन जब्बार है। कुछ चीज़ें बड़ी डिटेल्ड है। जैसे एक पॉइंट पे ना, जब फर्स्ट टाइम वो उसको पेंडेंट देता है, इट्स जस्ट लाइक अ प्रपोजल, वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस है। तुम्हारी बर्थडे के लिए खरीदा था मैंने। और कट टू द सीन, वो आती है उस घर में, अपने घर में, तो वो मानो के लिए रस गुलाब लेके आती है कि वो एक सेलिब्रेशन है, मीठा रस गुलाब सब खा लो। छोटी आर्टिस्टिक सी चीजें हैं। और वो कोई एक इस तरह का जीनियस ही डायरेक्ट कर सकता है, इंसान ठीक है। वो किसी और की आप जो आजकल के डायरेक्टर्स में ये चीजें, जिस ज़ारा की खामोशी है, या आप देखते हो मलिहा की कुछ जगहों पे खामोश सीन है, कोई मोनोलॉग नहीं है, कोई फ्लैशबैक नहीं है, तो जो वो दोनों फील कर रही होती हैं उस सिचुएशन में, वो सैड सीन हो, खुशी का, आप उनके साथ फील कर रहे हो, थ्रू सीन ही हमको बताया जाता है बगैर किसी चीज के। तो वो इतना रियलिस्टिक है। उस चीज में भी महरीन जबार को है ना बहुत ज्यादा तारीफ एप्रिसिएशन है, बिल्कुल एप्रिसिएशन है। हर चीज में उनको एप्रिसिएशन जाती है कि उन्होंने एक कहानी को सुना और उस कहानी को उन्होंने एग्जीक्यूट किया, और सेम ऐसे वे में किया कि जिससे हम सुनना चाहते हैं और जैसे हमारा राइटर बताना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए, बहुत तारीफ है। सारी बात है, हीरो तो फिर डायरेक्टर ही होता है, हीरो शिप का कैप्टन है, तो कैप्टन महरीन जबार है, नो डाउट। छोटे छोटे कैमियोस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले आयशा खान आई सबसे पहले, फिर काफी सारे आए, हुमायूं सईद खुद भी आए। ये प्रोडक्शन खैर बताएं किसकी है? ये एक बड़ा जी ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ये जो प्रोडक्शन है वो है अब्दुल्ला कादवानी की एंड हुमायूं सईद। तब ये इकट्ठे होते थे, अब अलग अलग हो गए। एक जियो हो गया, एक एयर वाइव हो गया, बट ड्रामा एयर वाइव पे आया था। यस कुछ रह गया? कुछ नहीं रह गया। आई गेस हमने बहुत डिटेल में कर लिया है। ओके thumbs up भी आ गया। चले जी मून, आई थिंक दैट्स इट। आप लोग जो लोग हमारा चैनल बड़ा रेगुलरली देखते हैं, आप लोग जरूर जाके ड्रामा देखें। एक रीजन ये भी है कि हमारी इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट वर्क है, और इसके अलावा हमारी डिस्कशन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस ड्रामे को कोट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ी, मेरे नजदीक बहुत एक्सीलेंट है। बेंचमार्क है, बेंचमार्क मुझे भी बैंक मार्च निकाल दिया तुमने ना। बेंचमार्क है हाँ। ये हमारे लिए ना डायरेक्शन में, राइटिंग में, एक्टिंग में दिस इज अ बेंचमार्क। मतलब हमने कुछ भी कोड करना हो ना कि बेस्ट है, तो हम इधर ही लेके जाते हैं अपना, अपनी सुई हमारी ज्यादातर इधर ही आती है। ये और इसके अलावा आप लोग, मैं वही कह रहा हूँ, जरूर देखें सो दैट हमारी बातों से भी आप रिलेट करें। और आप जो हम अक्सर कुछ ड्रामों में जब हम जैसे हमाद है हमारे व्यूअर, वो अक्सर कहते हैं कि आप लोग टेक्निकलिटीज देखते हैं। जब आप ये आप इस तरह का ड्रामा देखोगे और करंट ड्रामा जो आजकल चल रहे हैं उनके साथ कंपेयर करोगे, तो वो टेक्निकलिटीज जिनकी हम बहुत बात करते हैं, आपको खुद आंखों के आगे होती हुई नजर आएंगी। एंड यस, इट्स अ क्लासिक ड्रामा। इट इज अ ये आज भी रेलेवेंट है, ये आज भी रेलेवेंट है। इवन कपड़े भी कुछ इस तरह से नहीं रखे गए बहुत ज्यादा, वो टाइम बाउंड नहीं है, टाइमलेस है, कपड़े भी टाइमलेस, टाइमलेस ये है, टाइमलेस है। तो आई अप्रिशिएट टू द दाम टीम
हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग और इस ड्रामे को देखें। हमारे थ्रू भी कुछ लोग अगर देख लेंगे और ज़िंदगी में कुछ सीख जाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा ये रिव्यू करने का मकसद जो है ना वो पूरा हुआ है। अच्छा, आप लोग भी बड़ा फरमाइश कर रहे थे, हमारे व्यूवर्स बड़े अरसे से, क्या पुराने ड्रामों को आप दोबारा से रिव्यू करें। पुराने ड्रामों को हमने किया, एक और भी कोशिश की हुई है, वो फंसी हुई है, वो भी किसी दिन निकाल देंगे हम। नहीं, मैंने उस पर काम शुरू कर दिया, 10 मिनट की मैंने वीडियो एडिट चीजें निकालनी है। ठीक है, एक और ड्रामा है, ये एक और ड्रामा है। अगला ड्रामा कौन सा होना चाहिए? अगला ड्रामा आई थिंक आप बताएं। मैं बताऊं? मेरे तो फिर बहुत फंस जाएंगे ना, उमैरा अहमद पे। वही ना मसला ये कि उस टाइम पे जो हमारा क्लासिक एक एरा गुजरा है पाकिस्तानी ड्रामास का, उसमें सारे ड्रामे उमैरा अहमद के हैं। बट बढ़ियापा देखें फिर। ओके, बढ़ियापा या कैद तन्हाई? नहीं, कैद तन्हाई फिर उमैरा का हो जाएगा ना। चले, मैं आपको कहता हूँ प्लीज बढ़ियापा। ठीक है, आप लोग भी बढ़ियापा प्लीज देखिए। एरोस नाउ पे है, यूट्यूब पे ये नहीं है जी। ऑनलाइन कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। बट मुझे ये डाउट है कि उन्होंने एरोस नाउ पे इसका एंड चेंज किया थोड़ा सा। उन्होंने एंड प्रॉपर दिखाया नहीं है, तो मैं यूट्यूब पे कहीं पे या कहीं पे डेली मोशन पे ढूंढूंगा कि इसका प्रॉपर एंड जो ओरिजिनली मीरा फजल ने लिखा था वो क्या था। चलें ठीक है जी। तो ये था हमारा दाम से रिलेटेड वेरी एंटिसिपेटेड किस्म का रिव्यू। आई होप हमने बहुत सारी गलतियां की होंगी ऑब्वियसली, तो आप हमें कुछ हमने शायद बीच में भूल भी गए हो, कोई नाम शाम गलत ले लिए हो, कुछ बात किसी की हो रही हो, आपको पता है आई एम मोमो, मुझसे नाम याद नहीं होते। ठीक है, तो उसके लिए पेश की माजरत। और इसके अलावा जो है आप लोग ज़रूर देखें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। हम आइंदा भी इस तरह की मज़ीद मज़ेदार से रिव्यू लेते आएंगे इस डिटेल रिव्यू में। और जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।